वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित शर्मा जीडीएस डेंटल से। और आज हम एक नई पॉडकास्ट सीरीज चालू कर रहे हैं डॉक्टर रोहित शौकीन मेरे फ्रेंड के साथ, जिसको हमने नाम दिया है रील टू रियल डेंटिस्ट्री। एंड इसको हमने दिल्ली के वन ऑफ द फेमस डॉक्टर जिनके फोकस डेंटल क्लिनिक के अंदर आए हैं, डॉक्टर अजय शर्मा और डॉक्टर सीमा शर्मा ने ये चेन स्टार्ट कर रखी है। चेन ही कहूँगा। और ये इतने अच्छे हैं कि इन्होंने डेंटिस्ट्री का कोई काम अभी नहीं छोड़ रखा। फ्रॉम डेंटल क्लिनिक भी चलाते हैं, मैक्स डेंटल की पूरा आउटसोर्स भी कर रखा है सर मैम ने। इमेजिंग सेंटर्स भी चलाते हैं, अपना इक्विपमेंट भी सेल करते हैं। और आपने नाम सुना होगा AOI, एसोसिएशन ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी, उनको भी रन करते हैं। तो इतना सब कुछ एक उसी 24 आवर्स में जो मेरे को भी भगवान ने दिए हैं, इनको भी दिए हैं, ये सब कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, आज इन्हीं को हम जानेंगे। तो मिलते हैं, हम वेलकम करते हैं डॉक्टर अजय सर का और डॉक्टर सीमा मैम का। थैंक यू मैम हमारे को टाइम देने के लिए। और थैंक यू बोथ द रोहित्स एंड द बोथ आर डॉक्टर। तो बड़ी खुशी हुई दो रोहित से मिलके आज। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज वील हैव गुड इंटरेक्शन और एक पॉजिटिव मैसेज अपनी डेंटल फ्रेटर्निटी को हम इस इंटरेक्शन के थ्रू भेज पाएंगे और सबको एक प्रोत्साहन दे पाएंगे कि डेंटिस्ट्री एक सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है और एक सबसे प्रोग्रेसिव फील्ड है, जो कि एक नोशन मार्केट में नहीं है कि डेंटिस्ट्री इज सेकंड, बट आई बिलीव डेंटिस्ट्री इज फर्स्ट। और यहाँ पे डॉक्टर रोहित शौकीन सर हैं। ये मैं इनके, जब मेरे को आप लोगों की स्टेज में कई होंगे, जब मेरे को अपना क्लिनिक नहीं था, कॉलेज से निकलते सर ने ही मेरे को सिखाया है। तो आज हम इसके साथ चालू करेंगे। एंड डॉक्टर रोहित शौकीन का सर का भी क्लिनिक मेरे क्लिनिक के पास ही है। अब आगे आने वाले पॉडकास्ट में सर से भी मिलते रहेंगे। एंड ही इज आल्सो अ वेरी सोशल पर्सन। और अमंग, मेरे ख्याल से दिल्ली में तो बहुत सारे डेंटिस्ट सर को भी जानते हैं। रोहित के बारे में मैं कुछ कहूँगा, शायद ही कोई कॉन्फ्रेंस है या वर्कशॉप है या सोशल गैदरिंग है जहां रोहित मिसिंग होता है। रोहित के बिना वो मीटिंग पूरी नहीं होती। ट्रू 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 ट्रू। तो सर हम पहले है ना एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं कि आपने एजुकेशन कहाँ से ली। जैसे आप प्रोस्थोडोंटिस्ट हैं एंड मैम भी, बल्कि न्यूयॉर्क से आपने पढ़ाई करी है और उस टाइम पे करी है जहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती होंगी कि वहाँ तक जाएं, वहाँ तक मैसेज पहुँच पाए। आज तो हमारे पास इंटरनेट है, फ़ोन के अंदर आता है कि वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज हो रहे हैं या हो रहे हैं। एंड आप अपनी एजुकेशन की जर्नी सर शेयर करिए। रोहित, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट डेंटिस्ट्री सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि मैंने कैसे डेंटिस्ट्री ज्वाइन की। ज़्यादातर लोग जो डेंटिस्ट्री में है, जो एक कड़वा सच है, वो एज अ सेकेंड चॉइस आते, बट मेरी लाइफ में ये पहली प्रेफरेंस थी। जब मैंने दिल्ली PMT क्लियर किया तो, और जब मैं काउंसलिंग के लिए गया तो मेरा टॉप 100 में रैंक था और मुझे इजीली मौलाना आजाद में मेडिसिन साइड मिलती थी। बट मैंने डेंटिस्ट्री को ऑप्ट किया और उसके लिए मैंने एक बहुत ही खास शख्सियत थे डॉक्टर टंडन, जिनको जो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बोला, अजय मेरी एक रिकमेंडेशन है तेरे को, अगर तेरे को लगता है तो वो तू ज़रूर फॉलो करियो और 10 साल के अंदर तू इस चीज़ को एग्री करेगा कि मेरी सजेशन बहुत अच्छी थी। तो थैंक यू टंडन सर, वेर एवर यू आर, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट एडवाइस। और जब मैं वहाँ गया काउंसलिंग में मैं बैठा तो मैंने सबसे पहले उनको बोला कि मुझे डेंटिस्ट्री लेनी है। तो एवरीबडी वाज शॉक्ड एंड दे सेड कि आपको पता है आप क्या मांग रहे हो? मैंने कहा जी मुझे पता है मैं क्या मांग रहा हूँ। देन दे गिव मी अ बॉन्ड पेपर। इंटरेस्टिंग, दे गिव मी अ बॉन्ड पेपर कि आप इस बॉन्ड को साइन करो, जिससे कल को आप जाके कोर्ट में नहीं खड़े हो सको कि मुझे प्रेशर में ये चीज़ की गई। और मैंने वो बॉन्ड पेपर साइन किया और डेंटिस्ट्री की शुरुआत की फ्रॉम मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज। और उस समय मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज नहीं होता था, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के का एक छोटा सा पार्ट होता था, BL तनेजा ब्लॉक, और उसी 4th फ्लोर पे हमारा डेंटल विंग होता था। सो नॉट इवन डेंटल कॉलेज, उस समय डेंटल विंग होता था और डेंटिस्ट्री बड़ी अपकमिंग स्टेज। तो वहां से BDS की। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सीमा अपने BDS के करियर के बारे में बताएं। मेरे फादर जो हैं वो डिफेंस में हैं। सो मदर वॉज अ टीचर। सो मेरी मदर को बड़ी डेंटल इश्यूज रहते थे। सो पापा जब भी डेंटिस्ट के पास लेके जाते थे तो ये कहते थे कि तुम्हें मैं डेंटिस्ट जरूर बनाऊंगा ताकि तुम अपनी मम्मी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ उनके साथ लगा रहता था। एंड लकीली फादर की लास्ट पोस्टिंग जो थी उनकी रिटायरमेंट से पहले उधमपुर थी। और मैंने अपना एग्ज़ाम लिखा उसी टाइम ही, 93 की बात है।
एंड मेरा एडमिशन मतलब मेरा लिस्ट में नाम आया. सो तब हमारा CPMT भी होता था, जो कि आपका यूपी वाले बच्चे जो लिखते थे. सो बाय चांस फादर को चिट्ठी नहीं मिली, मेरे नंबर नहीं मिले, तो ही सेड लेट्स गो टू लखनऊ, वो कंडक्टिंग बॉडी है तो पता भी चल जाएगा. जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा जी नंबर जो है, नंबर तो बहुत आगे आए थे, बट डेंटिस्ट्री की सीट जो है ना फर्स्ट अभी खुलेगी, आज से ही खुल रही है. तो फादर कहते हैं देखो मैं तो तुम्हें हमेशा ही कहता था कि तुम्हें डेंटिस्ट बनना है, तो डेंटिस्ट्री ज्वाइन करो आज ही यहीं से ही, और सीधे सीधे दिल्ली में हम लोग हैं, तुम्हारी लखनऊ में 10 बजे चलेगी, सुबह 7 बजे तुम्हें दिल्ली उतार दिया करेगी. तो मेरे फादर वॉज वेरी क्लियर कि लड़कियों के लिए इससे अच्छी फील्ड नहीं है. इट इज़ अ नाइस प्रोफेशन. और आप एक आर्टिस्ट हैं, आप कहीं भी जाएंगे अपने आप को अच्छा काम करते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, तो आप अपनी जगह बना ही लेंगे. सो दैट इज़ हाउ आई केम इनटू डेंटिस्ट. हाँ, तो आप लोग सर जैसे कॉलेज में यू डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम KGMC एंड मैम कॉलेज, तो कहाँ मतलब आप मिले और कैसे एक आपने डिसाइड किया कि दैट्स वी आर गोइंग टू लिव टुगेदर? रोहित, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो मैंने KGMC ज्वाइन किया, डिपार्टमेंट ऑफ फोस्टरिक्स, इन 1996. तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो सीमा फाइनल ईयर में होती थी और थर्ड ईयर में थी, और थर्ड ईयर वाज ऑल इनके वो प्री क्लिनिकल होते थे, एंड वो उस समय जितना भी प्रोस्थेटिक वर्क होता था जैसे डेंचर्स, पार्शियल डेंचर, वो बनाते थे. तो सीमा को एक कंप्लीट डेंचर एलोकेट हुआ था और ये उस डेंचर को बना रही थी. तो बड़ी इंटरेस्टिंगली ऑन अ ह्यूमर साइड इसने पूरा डेंचर बनाया, और जब भी आती थी मैं इसको रिजेक्ट कर देता था, इसके बाइट्रेम्स को, इसके सेटअप्स को. ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी. उसका रीज़न ये था इसको US जाना था और शी वॉज अ ग्रीन कार्ड होल्डर, तो इसको हर 6 महीने में US जाना था. तो इसकी क्लिनिकल एक्सरसाइज जब पूरी होती तभी ये जा सकती थी, तो वो पूरी मैं होने नहीं दे रहा. तो इसको लगता था मैं इंटेंशन नहीं होने दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं था. और क्योंकि बीइंग अ PG इन प्रोस्थेटिक्स, फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट, तो हमारे अपने नॉर्म बड़े स्ट्रांग होते थे, और जब स्टूडेंट्स आते थे तो हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें. तो इसलिए जाके सीमा ने मेरे एक सीनियर को कंप्लेन करी कि ये जो आपका फर्स्ट ईयर का रेजिडेंट है, मेरी बाइक टीम्स नहीं पास करता है, अगर ये मेरे डेंचर सेटअप नहीं पास करता है. तो डॉक्टर सुशांत यूज्ड टू बी माय सीनियर, तो वो आए मेरे पास, कहते यार ऐसे तो इसका डेंचर तो नहीं कराता है. खैर इन्होंने सेटअप करा, इन्होंने एक्रेलाइज किया, और ऐसा एक्रेलाइज किया कि वो वर्टिकल 5 मिलीमीटर खुल गया एक्रेलाइजेशन के बाद. फिर इनका रोना चालू हो गया. फिर इन्होंने फिर मेरे को अप्रोच किया, डॉक्टर सुशांत ने कहा यार तू कर इसको. फिर मैंने एक दिन में सीमा की कंप्लीट एक्रेलाइजेशन करके नई डेंचर की उसी पेशेंट को दी, और इस तरीके से हमारा मिलना शुरू. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये भी एक ट्रिक हो सकती है अगर आगे फ्यूचर को प्लान करने के लिए. तो मैम जब फाइनली सर ने आपका डेंचर में हेल्प की, जैसे कि पहले भी काफ़ी कॉलेज भी बोलते हैं कि प्रोस्थो में ही सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ पार्टनर्स मिलते हैं, बेस्ट टाइम यू स्पेंड इन प्रोस्थो डिपार्टमेंट. शायद सर की भी चॉइस इसलिए प्रोस्थो थी. तो एज मैम आपने बताया कि सर ने कि यू आर फ्रॉम द US, तो आपने मतलब एवरीवन वांट्स टू, जैसे डॉक्टर रोहित ने बोला एवरीवन वांट्स टू गो टू US, आप रिवर्स थे. यू आर ग्रीन कार्ड होल्डर, आप US में सेटल डाउन हो सकते हैं, पर स्टिल यू जस्ट डिसाइडेड टू बी इन इंडिया. बट फादर क्योंकि वो ट्रू इंडियन थे एंड ही वाज सर्विंग द आर्मी एंड ऑल, सो ही डिफेंस के लोगों को वैसे भी अपना देश बहुत प्यारा होता है, तो ही नेवर वेंट. द सेम विद माई बोथ सिस्टर्स ऑल्सो, उन्होंने मना कर दिया था. बट मेरी दादी की बड़ी विश थी कि एटलीस्ट एक बच्चा ज़रूर US आए. सो बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड मदर मेरे को ग्रीन कार्ड तो मिल गया था व्हेन आई वाज नॉट इवन 17, कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तो फादर से कि देखो वो बहुत चाहते हैं तो तुम एक बार चलो होके आते हैं. सो ग्रीन कार्ड मिल गया. बट वही था कि बड़ी वाली सिस्टर जो है वो रुड़की से उसने अपना कर किया, एंड उसके बाद उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC क्लियर कर लिया. So we were always very good in studies. The second sister was a topper from Hindu. She did her BCom honors, MCom. उसने ICWA किया. She is now teaching. She's a professor at Kamla Nehru College. So father was always, parents वो दोनों ही education को ही सुप्रीम मानते थे. So green card होने के बावजूद भी I wrote my exam and I got admission in KGMC. So कभी ऐसा नहीं था कि मुझे US ही जाना है या कोई वो था. डॉक्टर साहब मिल गए in my third year, my final year, and I realized, I asked him also, so he was also, his passion to work in India
एंड वो एक लाइन हमेशा मुझे बार बार कहते थे, अगर हर अच्छा बच्चा जो पढ़ने में अच्छा है और इंडिया की सारी क्रीम ही अमेरिका और दूसरे देश चली जाएगी तो हमारा अपना देश क्या करेगा? ट्रू। और आज वो Why prove not हो for our own गया, आज वो country? prove हो गया है। यस So he used to always tell me, why not for your own country? और current जो scenario तुम्हें में टैलेंट है हाँ। Correct. वो अपने टैलेंट को तुम अपने देश के लिए करो ना, Correct. अपने वासियों देशवासियों पे करो। सो ये चीज़ मैं बार बार जाती थी क्योंकि मेरा ग्रीन कार्ड एक्सपायर होता था। इनफैक्ट मेरा NYU में एडमिशन भी हो गया बिकॉज ऑफ माई ग्रीन कार्ड। आई कुड ईजिली एक्सेस इनटू एस्थेटिक डेंटिस्ट्री एट NYU, बट मन में वही था कि फादर को भी मैंने कहा कि नहीं। सो ही सेड कि देखो मैं तो तुमको बोलता ही था, अब अजय तुमको वापस इंडिया ले आया ना, क्योंकि चॉइसेस प्रायोरिटीज बदल जाती है और जब सब कुछ है तो फिर क्यों जाना, क्यों भागना? तो मैम अब एजुकेशन से आगे चलते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी इनिशियल जब ग्रेजुएशन पूरी हुई एंड अब आप फील्ड के अंदर आए तो वो एक बड़ा कठिन टाइम होता है एंड आई थिंक उस टाइम पे भी रहा होगा, तो कुछ स्ट्रगल भरी बातें आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि मैं आज हम ये सोचते हैं कि यार हमारा गोल्डन टाइम पीरियड निकल गया है। क्या ऐसा था कि उस टाइम पे कि वो गोल्डन टाइम था डेंटिस्ट्री का? गोल्डन टाइम हमेशा होता है, आपका एक विजन होना चाहिए। अगर आप मेहनती हैं, सिंसेयर हैं और आप में काम करने की क्षमता है, आप ये सोचें मैंने सब कुछ सीख लिया, वो ऐसा नहीं है। हर पेशेंट एक नई तरीके से आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो हम दोनों बहुत मेहनती रहे, कोई हमारा बैकग्राउंड नहीं था, बट छोटे से हॉस्पिटल से हम लोगों ने शुरुआत की, वो भी एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था। और ऐसे ही जॉब अखबार में निकली, डॉक्टर ने ज्वाइन करी, वहाँ इंटरव्यू दिया, ही वॉज सिलेक्टेड। वो भी मॉर्निंग प्राइम OPD नहीं मिली थी, दोपहर का टाइम मिला था। evening OPD, हाँ, जो दोपहर डेड के OPD बाद। हो। तो मतलब उस टाइम पे ये कंसिडर होता था कि ओके एक ट्रायल के लिए इस बच्चे को रखा जा रहा है। एंड आई थिंक ही रियली डिड इन द फर्स्ट मंथ। डॉक्टर अजय, आप इस पे ज़्यादा हाईलाइट कर पाओगे? जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके 98 में आया और सीमा की भी उसी समय सीमा NYU से वापस आ गई 1 साल का अपना प्रोग्राम करके, तो मैं सीमा से 3 या 4 महीने पहले मैं ज्वाइन किया था। और जब मैंने ज्वाइन किया, ये एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट थी और इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा होता था। पेशेंट ऑलमोस्ट 100-120 पेशेंट्स की OPD होती थी और हमने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मेरा शुरू से एक मोटो था कि मेरे को क्लिनिक नहीं खोलनी। क्लिनिक क्यों नहीं खोलनी? क्योंकि मेरा विजन बड़ा लिमिटेड हो जाता कि 9 to 1 क्लिनिक चलाई, फिर 4 to 8 क्लिनिक चलाई, तो एक प्रोग्रेसिव व्यू जो था वो खत्म हो जाता है। एक ग्रोथ जो थी कि मैं कुछ नया करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ, वो चीज़ मेरे को लगता था क्लिनिक से नहीं मिलेगी। तो मैं चाहता था कि मैं बड़े हॉस्पिटल्स में काम करूँ, बड़ी चेन्स के लिए काम करूँ। और 98 में मैंने इसको ज्वाइन किया और विद इन 2 years हमने अच्छा यहाँ से ग्रास्प किया इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, स्पेशली लर्निंग। और मेरा ये मैसेज है सारे और एडवाइस है सारे बिगिनर्स को, करंट जनरेशन को जो बाहर आ रहे हैं, दे डोंट वांट टू स्पेंड द टाइम ऑन लर्निंग। वो बहुत जल्दी क्लिनिकल प्रैक्टिस में घुसना चाहते हो, दे वांट टू अर्न, एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न। लेकिन मेरी उनको ये सजेशन है कि एटलीस्ट 4 to 5 years वर्क इन सम गुड क्लिनिक, वर्क इन सम चैरिटेबल क्लिनिक, वर्क इन सम हॉस्पिटल, और ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखें। और जितना आपका क्लिनिकल एक्सपर्टीज होगा उतनी ज़्यादा आपको ग्रोथ आएगी। वेदर यू आर BDS और MDS। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताऊं कि मैक्सिमम आज हमारे साथ जो कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं उनमें मैक्सिमम आर BDS, और उनका रेवेन्यू और उनकी ग्रोथ एक मास्टर्स से ज़्यादा है। ये प्रूव करता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है अपनी ग्रोथ के लिए। जिसने एक्सेल करना है वो ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकता है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप मास्टर्स ना करो, आप करो, यू वांट टू डू इट। बट क्या होता है कि मास्टर्स करने के बाद एक लिमिटेड व्यू रह जाता है। वो आज के कंसल्टेंट वो उसी फोटे में फोकस करना चाहते हैं, ओके, इट इज देयर चॉइस। लेकिन जब आप बैचलर्स करते हो तो आपका जो फील्ड है, स्पेशली डेंटिस्ट्री, और ऑटोमेटिकली स्पेशलिस्ट। बट व्हेन यू डू मास्टर्स यू आर सुपर स्पेशलिस्ट, जो कि MBBS से डिफरेंट है। MBBS करने के बाद यू हैव टू डू MS, देन यू हैव टू डू DM और MCH, एंड देन यू गो टू सुपर स्पेशलिटी। बट डेंटिस्ट्री इज डिफरेंट। तो आज हमारे जो मैक्सिमम कंसल्टेंट हैं वो
BDS हैं और दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, हमारे किसी कंसल्टेंट ने हमें पिछले 25 साल के टेन्योर में नहीं छोड़ा। अगर वो गए हैं तो अपनी विश से गए, या तो उनकी शादी हो गई है या वो ओवरसीज सेटल होना चाह गए हैं। कोई भी कंसल्टेंट वो आज तक उसको हमारे इस कॉर्डियल एनवायरनमेंट को छोड़ के नहीं गया, जो कि फोकस डेंटल। तो सर अभी फोकस डेंटल की बात करते हैं, तो आपकी टीम जो है वो कितनी बड़ी, मतलब यू आर डूइंग, आपके पास मैक्स है, सारी चीज़ें हैं, पर ये क्लिनिक कितनी बड़ी टीम है और ये कब स्टार्ट किया? रोहित, 2010 वी स्टार्टेड फोकस डेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और क्योंकि मैं 2000 से मैक्स से जो हूँ, एंड करंटली आल्सो आई एम हेडिंग एज द डायरेक्टर डेंटल सर्विसेज मैक्स पीतमपुरा, मैक्स शालीमार बाग एंड मैक्स आके। बट 2010 में मैंने सोचा कि जब हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के लिए काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपनी भी एक कंपनी खोलें और एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्रिएट करें। और इससे क्या है कि क्योंकि प्रोसेसेस वी वर अवेयर और एक वर्क कल्चर हमारा डिफरेंट था और एक व्यू पॉइंट भी, एक विजन भी था जो मैंने शुरू में बताया कि कुछ अलग करना था, कुछ डिफरेंट करना था, कि भाई हम अपनी चेन बनाएं, अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाएं और कुछ ऐसा बनाएं जो डिफरेंट हो, जो कि सिर्फ एक बुटीक प्रैक्टिस की तरह का हो। और यही ऑब्जेक्टिव का 2010 में हमने फोकस डेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाई। और आज हमारे पास 40 कंसल्टेंट्स हैं और 4 क्लिनिकल सेंटर्स हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ जो डिफरेंस एक नॉर्मल डेंटिस्ट में और सर में था। फर्स्ट थिंग कि सर की विजन पहले से ही क्लियर थी कि ही वांट्स टू डू समथिंग बिग। अगर छोटा सा एग्जांपल सर की बातों से मैं देना चाहूँगा कि ये कैसे डिफरेंट है। मैं 99.9% ये जो डेंटिस्ट हैं उनको यही नहीं पता होगा कि उसको फंक अपने फाइनेंसेस रखने कैसे। सर ने 2010 के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली। हम सब, इवन मैं भी था उस टाइम पे, कि मेरे को यही नहीं पता कि कंपनी भी होनी चाहिए, फाइनेंसेस कैसे रखने चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंटेशन की हमें ज़रूरत है। हम सिर्फ अपने जो क्लिनिक है हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन ये अपनी चॉइस से डेंटिस्ट्री में थे, अपनी चॉइस से उसके अंदर मैक्स के अंदर काम कर रहे थे और इसी वजह से सर आज इतना एक्सेल कर पाए और हम उसको बर्डन की तरह मानते हैं। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आप में और हमारे अंदर, कि अगर हम उसी को चॉइस बना ले तो शायद हम भी अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। तो सर कभी ऐसा हुआ, वैसे मुझे लगता नहीं है कि सर की बातों से कभी ऐसा हुआ होगा, लेकिन कैसा हुआ कि यार मैं डेंटिस्ट्री के लिए नहीं बना, मुझे छोड़ देनी चाहिए, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए? कभी नहीं लगा, कभी नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अभी जो आप कर रहे हैं उसमें अभी इतना स्कोप है कि शायद, मतलब अगर हम आने वाले 40 साल भी काम करते रहे तो क्या हम अचीव कर पाएंगे। नए वेन्यूज खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, काम करने को इतना कुछ है, देयर इज सो मच टू डू, और काम टाइम कम है। तो ये सोच तो कभी आई नहीं, क्योंकि प्रोग्रेसिव व्यू था हमेशा। और इनफैक्ट यही रीजन था कि फोकस डेंटल सर्विसेज बनाने के पैशन होना चाहिए आपको अपने प्रोफेशन का, एंड यू शुड बी प्रोग्रेसिव। क्या होता है, ज्यादातर लोग सोचते हैं डेंटिस्ट्री स्केलेबल नहीं है, डेंटिस्ट्री इज हाईली स्केलेबल। और डेंटिस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा प्रोफेशन है कि आप उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ ला सकते हैं। एंड देयर आर फ्यू एग्जांपल्स जो हमने व्हिच वी कैन कोट, एंड पीपल हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन इंडिया। अब तो आईपीओ भी आने लग गया डेंटल। और इसी को सोचते हुए हमने अगर रोहित हम डिस्कस करें कि फोकस डेंटल सर्विसेज हमने सन 2010 में बनाई। उसके बाद 2018 में हमने अपनी इमेजिंग डेंटल इमेजिंग सेंटर, अगेन इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और आज हम उसमें 8 सेंटर्स चलाते हैं। और हमारा उसमें प्लान है एसएमई आईपीओ। अगर हम आई बात करो वेरी सून एसएमई आईपीओ, I will pray for that. and paperwork is already going on. Very soon we'll launch the SME IPO, and a plan is to open 100 centers in North very shortly and almost 1000 centers pan India. ये हमारा विजन है। तो विजन बड़ा क्लियर है। एंड देन इन ईयर 2018 हमने डिजिमैक्स डेंटल लैब बनाई। अगेन इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड एंड वी आर नाउ गोइंग फॉर NABL, और उसमें भी 40 एम्प्लॉय और अब वो इंडस्ट्रियल एरिया में है। एंड आवर फोर्थ वेंचर इज फोकस इज फ्लाइट एंड इंप्रूवमेंट इंडिया LLP। तो ये 4 वेंचर्स क्यों बनाए? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डेंटिस्ट्री के 4 मेन आर्म्स क्या है। ये सबसे पहले क्लिनिकल है, डायग्नोस्टिक्स है, लैब है और एक सप्लाई चेन। तो मन में ये था कि यार ये चारों होंगे तो एटलीस्ट क्या है कि एवरीथिंग इज विद इन द हाउस, कि यहाँ से
हमारे को हमारा लैब वर्क जा रहा है, हमारी क्वालिटी कंट्रोल रहेगी, टर्न अराउंड टाइम लिमिटेड रहेगा, जो कि बहुत बड़ा इशू होता है क्योंकि पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस होती है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्लिनिकल सर्विसेज का। तो वो ये विजन था कि अपने लिए क्यों, सबके लिए क्या, सबके लिए कैसे करेंगे, स्टैंड अलोन सेंटर होंगे। क्योंकि अगर हम अपने सेंटर्स के अंदर इमेजिंग के लिए लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे या डॉक्टर से एक्सपेक्ट करेंगे तो नहीं बेचेगा, क्योंकि एक कोई भी प्रोफेशनल ये नहीं चाहेगा कि किसी की पर्सनल क्लिनिक से हो रही है। सो ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स को स्टैंड अलोन खोलने का यही था कि विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी फोबिया वो अपने पेशेंट्स को रेफर कर सके और उनके पास रिपोर्ट डायरेक्टली से वापस आ जाए। तो वो ऑब्जेक्टिव था, वो बहुत ही निश सेगमेंट थी उस समय। और आज भी मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद आर्ट सेंटर किसी भी रेडियोलॉजिकल मैक्सिलोफेशियल डायग्नोस्टिक्स के दिल्ली एनसीआर में है, और यही रीजन है इसको हम स्केल अप करना चाहते हैं। सर जैसे कि आपने यू मैम के साथ यू गेट मैरिड, तो आपको मतलब किससे क्या फील हुआ? मतलब एक तो प्यार था, शादी हो गई, उसके बाद एज ए टू जस्ट गेटिंग मैरिड टू अ डेंटिस्ट, तो वो हाउ हेल्पफुल मैम एंड टू मैम सर, आप दोनों के लिए कितना एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहा एज ए डेंटिस्ट प्रोफेशनल, सेम प्रोफेशनल में शादी करना? देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि मैं जब मेरा व्यू पॉइंट क्या रहता है कि मैं बहुत आउटगोइंग, मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं आज यहाँ पर हूँ, कल दूसरे सेंटर पे होता, तीसरे सेंटर पे। तो सबसे बड़ा सीमा का सपोर्ट ये रहा कि मुझे पता होता सीमा है कि क्लिनिकल अफेयर्स में सीमा कैन मैनेज वेरी, कि मेरी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो कहीं पे भी किसी भी सेंटर में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। पहले सीमा एंड मैं यूज्ड टू वर्क इन ऑल द सेंटर्स from last to I think June 2019 onwards. SEMA is focused to this main standalone center which we launched in June 2019. So SEMA before that used to take care of all my patients and I used to travel worldwide. मतलब इनफैक्ट ये होता था मेरा हर 2 महीने में ना मेरा इंटरनेशनल ट्रिप होता था, लेकिन मुझे एक फियर फैक्टर नहीं होता था कि पीछे से मेरे पेशेंट्स को कोई डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि उसके पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे पता होता सीमा है, सीमा संभाल लेगी। दैट वे वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मतलब दोनों आज भी अगर हमारे को कोई पेशेंट है तो ऐसा नहीं है, वी कंसल्ट ईच अदर समटाइम्स, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि अगर हमारा कोई भी पेशेंट उसको इम्प्लांट्स चाहिए, कोई फुल माउथ केस है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होनी है, सो वी डेफिनेटली यू नो वी कंसल्ट ईच अदर एंड देन द कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान। सो एक पेशेंट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यस, यू नो, two people are seeing and they agree to one particular treatment plan. So it has been for so many years now. मैम अगर मैं आपसे पूछूं, इसके आपके लगभग मेरे ख्याल से 25 इयर्स के आसपास हो गए हैं आपको इस जर्नी के अंदर, व्हाट वाज द लोएस्ट पॉइंट कि जो आपको लगा कि यार ये समय हमारा साथ नहीं दे रहा, एंड ऐसा कभी लगा कि या ग्राफ हमेशा बढ़ता ही है, कभी डाउन भी आया? 2013 हमारा अच्छा नहीं है। ओके, सो आप उसमें से बाहर कैसे निकले? 2013 में कुछ एक्चुअली मैक्स की कुछ पॉलिसीज बदली थी और डॉक्टर साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी कमिटमेंट्स कर रखी थी। तो उस टाइम पे डॉक्टर अजय को बड़ा ना सेटबैक पहुंचा कि मतलब लाइक हमारी जो कमिटमेंट्स थी हायर थी एंड हॉस्पिटल वाज नॉट सपोर्टिंग। सो मैं बहुत स्टेबल थी। मैंने डॉक्टर साहब को मतलब दैट टाइम दैट वाज द टफेस्ट ईयर इन आवर 25 years ऑफ यू नो बीइंग मैरिड एंड इन कंपेनियनशिप। उस टाइम पे डॉक्टर अजय का बीपी भी बहुत शूटअप हो गया बिकॉज ही वॉज मेंटली वेरी वेरी डिस्टर्ब एंड मतलब ना सोना, बहुत परेशान, केसेस अगर करने भी हैं तो ही वॉज लूजिंग कॉन्फिडेंस बिकॉज देखो हर चीज़ किस पे आती है, फाइनेंसेस पे आती है। जिंदगी में आप कर किसके ले रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे आज की डेट में भी मतलब आई फील कि मैंने डॉक्टर साहब को बहुत अच्छा संभाला। आई वॉज हैंडलिंग द हॉस्पिटल, आई वॉज हैंडलिंग हिम एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज से अच्छे हो, अच्छे ही रहोगे, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऊपर वाला बैठा है, सब चीज़ों को बैलेंस करेगा वो। सो मेरी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग थी कि मैं इस चीज़ से बाहर आऊँगी। एंड देयर वर डेज कि मैं नहीं सोती थी। डॉक्टर अजय क्योंकि उनको स्लीपलेस नाइट्स बहुत मतलब our graph was really been bad shape that time. And really was bad because we have a lot of investments done in different centers. Different centers. और क्या था, उन centers में investments इतनी ज़्यादा हो गई थी. We were the first one to install the dental CT in any hospital in 2013. Imagine
तब लोग सोचते भी नहीं थे, तब हमने डेंटल सिटी इंस्टॉल किया। मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा थी बट रिटर्न्स नहीं थे, तो हम ये सोचते थे यार ये इतनी इन्वेस्टमेंट्स तो करनी है, क्या ही रिटर्न आएंगी। तो सीमा यूज्ड टू से हैव पेशेंस, वेट फॉर 1 ईयर, वेट फॉर 1 ईयर। इवन कुछ चीजें हमने अपने पेरेंट्स से भी नहीं डिस्कस करी थी उस टाइम पे कि हम दोनों ने इतना सब कुछ कर दिया है और पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। बट मैं डॉक्टर अजय को हमेशा ये कहती थी, आप अपने पे विश्वास रखो, अपने कॉन्फिडेंस को नहीं, मुझे विश्वास है सब चीजें वापस आएंगी। द थिंग्स So with Amali, yeah, things changed and everything was settled and things were better. एंड कॉन्स्टेंटली, मतलब कई बार ये होता था कि डॉक्टर अजय की जैसे सर्जरी चल रही है, मतलब मैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाती थी, मैं अपने पेशेंट को डिले करती थी कि मैं वहां पे खड़ी हूँ कि डॉक्टर साहब का माइंड कंसंट्रेशन पूरी तरह रहे कि वी हैव टू परफॉर्म। Those things are very important at that stage. So that year was really bad in our life, but it shaped us and made her mentally very strong. Better, no doubt. फ्रेंड्स, अभी मैम ने एक बहुत अच्छी और कहावत आपने सुनी होगी कि एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक लेडी कहावत होता है, और यहाँ पे भी ये बात पूरी ट्रू फिट हो रही है। और यहाँ पे इनकी जो डिटर्मिनेशन, पॉजिटिविटी और फेथ इन गॉड था, वो उसी ने उसको रास्ता दिखाया। तो मेरे ख्याल से ऐसा तो कोई मैं पर्सन मिला नहीं जो सक्सेसफुल है और उसने कभी गिरा नहीं वो। तो आपने एक ट्रू एग्जांपल बताया कि भाई बस गिर के उठने वाले की ही जीत होती है। तो नाउ इट्स टाइम फॉर, आपने भी क्या फीमेल डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो मैम आपने एज ए फीमेल डेंटिस्ट आपने करियर, अपना बेबी और फैमिली को कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत लोगों के बीच में एक फियर होता है कि व्हेन टू गेट स्टार्ट योर क्लिनिक, और हम सब शादी से पहले, शादी के बाद, बेबी होने के बाद, मतलब अगर आप उनको एक एडवाइस देना चाहो तो आपके हिसाब से क्या चीज़ है उनके लिए? देखो, आपको दोनों ही तरफ की चीजें, ये दो फेजेस हैं, जैसे कि एक कॉइन के दो पहलू हैं, आपको मैनेज करना आना चाहिए। यू नीड टू लर्न टू बैलेंस थिंग्स। ऐसा नहीं है, मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ, मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छा शिक्षा दी है शुरू से। मतलब आवर सन, फ्रॉम द टाइम ही वाज बोर्न, आई हैव ऑलवेज मेड हिम डू एवरीथिंग इन लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से लेके, वो ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ DPS मथुरा रोड। और उसका सिलेक्शन भी मतलब ऑन मेरिट हुआ। हमने कभी कोई, जैसे आज की डेट में बहुत सारे ये डोनेशन देना, ये सब चीज़ें, वी नेवर, ही वॉज ऑलवेज अ वेरी वेरी ब्राइट चाइल्ड। मैंने उसको अच्छे संस्कार दिए एंड बहुत अच्छा उसने पूरा उसका 10th 11th 12th एवरीथिंग, ही वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मर। He was a gold medalist. ही वॉज ऑलवेज, मतलब DPS मथुरा रोड का टॉपर रहा हर साल। हमारे को एनुअल डे पे 20,000 का कैश प्राइज आता था। ही वॉज फिफ्थ क्लास में, ही वॉज अ हेड बॉय। सो ही वॉज अ वेरी गुड डिबेटर, को करिकुलर एक्टिविटीज में भी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो मेरा एक वो था, आई यूज टू ऑलवेज, मतलब मैंने अभी डॉक्टर साहब को होता था प्रोफेशन सुप्रीम है, आपने प्रोफेशन नहीं छोड़ना है। इनफैक्ट फ्रॉम द टाइम माई सन वॉज born, I think after 15 days he told me, come back to the clinic, come back to your work, because out of sight out of mind होता है। लर्न टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। काम सब हो जाएंगे, पेरेंट्स हैं, सपोर्ट सिस्टम है, आप काम करो, आपके द वर्किंग आवर्स होने चाहिए, और उसके बाद आप अपने बच्चे को संभालो, अपने सब चीज़ें होती हैं। सो मेरी एक ये, हमें टू द विमेन हु हैव कम इन दिस प्रोफेशन, टाइम से शादियां करिए, टाइम से हर चीज़ करिए, प्रोफेशन के साथ साथ अपने होम फ्रंट को भी बैलेंस करना आना चाहिए। दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो आपकी लाइफ आगे चल के बहुत ही हेल्दी, प्रॉस्पेरस रहेगी। एंड टुडे our son got, like, he was getting admission in AIMS, but by his own choice he told us that he will come into dentistry, and 2020 he picked up All India first rank dentistry at MAIDS, and in fact he topped all 4 years. He got the first he came first, and he was the best outgoing student from Maulana Azad. He is going to finish abhi apni internship in December and again write NEET MDS एग्जाम। सो ऐसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ चीज़ों को बैलेंस करना एक माँ का बहुत बड़ा सुप्रीम रोल रहता है इन चीज़ों पे।
तो मैम ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे उन्होंने भी अपने टाइम को मैनेज किया एंड कैसे बिल्कुल साथ दिया सर का भी। तो अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को ऐसा कोई डिसीजन जो आप लगता है कि आपने लिया गया है या भगवान ने अपने आप ले दिया गया जिसके कारण आज आप इस स्टेज पे हो, ऐसा कौन सा डिसीजन था लाइफ का? ऐसे तो बहुत सारे होंगे। सीमा का बीगड़ छोड़ना यस दैट्स हमारा साथ साथ आना अपने आप को वो हमारी डेस्टिनी के लिए बहुत ज़रूरी था और फैमिली वैल्यू सबसे ऊपर थी और वो पॉइंट आज प्रूव होता है चाहे जो भी करंट सिनेरियो इंटरनेशनल सिनेरियो है कि मैं शुरू से नहीं चाहता था कि एज ए सेकेंड ग्रेड सिटीजन किसी भी कंट्री का और आज वो पॉइंट शायद प्रूव हो गए कि आप कितने भी साल किसी भी कंट्री में, मैं यूएस नहीं कह रहा, मैं यूके नहीं कह रहा, मैं यूरोप नहीं कह रहा हूँ, आप जिस कंट्री में भी रहते हो यू आर स्टिल नॉट, बात तो है। यू आर नॉट द ट्रू सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो आप अपने देश के जहाँ आपका जन्म हुआ है अगर आप उस मिट्टी से जुड़े हो तो वो एक अलग फील होती है और एक अलग तरीके की ग्रोथ होती है और उसमें एक अलग तरीके का एक अभिमान गुरूर होता है जो शुरू से ही दिमाग में रहा था और शायद वो एक अच्छा डिसीजन था और शायद उस समय सीमा को लगता होगा कि यार मैंने ग्रीन कार्ड अजय के कहने पे छोड़ दिया, बट आज ये भी एक्सेप्ट करती है और ये नहीं करती, इसकी सिस्टर्स, इसके ब्रदर्स, इसकी फैमिली वो भी एक्सेप्ट करती कि शायद इफ यू हैव एवरीथिंग इन इंडिया देयर इज नथिंग लाइक। ट्रू सर। ये तो अब उन लोगों के लिए भी है जो आज ऑस्ट्रेलिया एग्जाम के लिए कई ईयर्स, एक मेरा फ्रेंड है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो अब 15 ईयर्स हो चुके हैं प्रैक्टिस को या इंडिया में सेटल होते हुए एंड ही स्टिल ट्राइंग टू गो टू कनाडा और यूएसए और वहाँ से फिर से जीरो से स्टार्ट करना है एंड सम पीपल वो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं इस चीज़ के लिए। ये हम बार बार एक चीज बोलते रहते हैं, हम ग्रेट, हम यू नो वी फील कि हम वहां पहुंच जाते तो अच्छा करते। अगर हम वही उतनी ही मेहनत और उसमें ही उतनी फिटनेस से हम अगर कर लेते तो हम क्या अपने देश में नहीं कर सकते थे? शायद उससे भी ज़्यादा। यहाँ पे फैसिलिटीज उससे ज़्यादा है आज के टाइम में। ब्लिंकिट यहाँ पे आता है, अमेरिका में नहीं आता। फैक्ट है कि मैं वर्ल्ड वाइड डेवलप करता हूँ जिस तरीके की कैशलेस ट्रांजैक्शन, मतलब आई फील प्राउड इवन इन सिंगापुर जो ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ है वहाँ कई आउटलेट्स और कई वो क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं करते, कार्ड से पेमेंट नहीं लेते, दे वांट कैश। तो मैंने कहा यार आप तो डेवलप कंट्री हो, यू आर दी सो कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, आप लोग नहीं लेते। मोदी जी ने, अब आप ये देखो कि एक फल वाला, सब्जी वाला, फूल वाला, सबके ऊपर इनसे चेंज इन इंडिया। ऐसा नहीं है, इंडिया इज चेंजिंग। यस ट्रू। तो सर तो जैसे सर आपने अपना सेटअप स्टार्ट किया फ्रॉम अ हॉस्पिटल, व्हेन यू टेक अ डिसीजन और जिस आपने जब अपना क्लिनिक स्टार्ट किया तो व्हाट चैलेंजेस यू फेस इन स्टार्टिंग योर ओन क्लिनिक? और इसका जो हर कोई एक फ्रेश डेंटिस्ट जाना चाहता है कि पहले 100 या पहले 10 पेशेंट कैसे आपको लगा कि मेरे क्लिनिक पे आने चाहिए? क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने किस तरीके से सोचा? ये एक हमारे बिगिनर्स के लिए एक की वो है क्योंकि उनको लगता है कि हमने क्लिनिक स्टार्ट कर दिया और पेशेंट नहीं आ रही। देखिए जब आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपका एक फियर फैक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे फ्रंट डेस्क है, मार्केटिंग टीम है, एचआर टीम है, आपकी हाउसकीपिंग है, तो आपको सिर्फ अपने उस छोटे से एरिया पे फोकस करना है और पेशेंट को ट्रीट करना है, ना आपको कॉल सेंटर पे ध्यान देना है, ना आपको किसी और चीज पे ध्यान देना है। बट जब आप अपना पर्सनल क्लिनिक खोलते हैं तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, चाहे वो हाउसकीपिंग है, चाहे उसकी ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, पेशेंट हैंडलिंग है, सर्विसेज है, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस है कि आपको बिलिंग भी करनी है, पेशेंट के रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं। लेकिन ये सब एक लर्निंग कर्व, चाहे आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में है, लेकिन जब आप कंपेयर करते हो तो दोनों में फर्क क्या है? वहां ऑलमोस्ट 90% प्रोसेसेस हॉस्पिटल कंट्रोल, आपने सिर्फ अपनी क्लिनिकल सर्विसेज पे ध्यान देना। जब आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस खुद शुरू करते हैं, यहाँ A to Z आपने मैनेज करना है। अब बात आती है पेशेंट्स की मैनेजमेंट। पेशेंट, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जब आप 5-7 साल काम करते हैं तो आपकी एक फैन फॉलोइंग होती है, आपकी एक बेस होती है पेशेंट्स की जो आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो आपको ट्रस्ट करते हैं। तो जब आप अपना क्लिनिक खोलते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, डॉक्टर साहब आप कहाँ बैठे हो, हम वहीं आ जाए। तो ये जो बिगिनर्स हैं उनको अभी भी मेरी यही सजेशन है, जल्दबाजी ना करो। जल्दी क्लिनिक खोलने की अर्जेंसी नहीं होनी चाहिए, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, चाहे कितनी भी फैमिली अच्छा बैकग्राउंड हो।
तो आप एक लर्निंग कर्व होना चाहिए, किसी अच्छे हॉस्पिटल से जुड़े, किसी अच्छी चेन से जुड़े या किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल से जुड़े, इरेस्पेक्टिव कुछ फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपकी फॉलोइंग हो। तो वो 5-7 साल की जब आपकी फॉलोइंग होती है और जब आप अपनी क्लिनिक खोलते हो तो आपको वो फियर नहीं होता कि यार मैं खाली बैठूंगा। और हर तरीके का पेशेंट आएगा, कि ये कहना कि भाई मेरे को सिर्फ फिल्टर्ड पेशेंट चाहिए, नहीं। डेंटिस्ट्री है, पेशेंट किसी भी तरीके का आ सकता है। इट कैन बी अ लो प्राइसिंग पेशेंट, कैन बी हाई प्राइसिंग, हाई टिकट पेशेंट, नॉट प्राइसिंग, हाई टिकट। सो डेंटिस्ट्री कैन नॉट बी चैनलाइज कि भाई मैं इसी तरीके के पेशेंट हूँ। अल्टीरियस कि आप सुपर स्पेशलिस्ट और आप रेस्ट्रिक्ट कर दें कि नहीं मैंने तो सिर्फ ऑर्थोडोंटिक्स करनी है या मैंने सिर्फ प्रोस्थेटिक्स। पर जब आप अपनी क्लिनिक खोलते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपके साथ होना चाहिए कि जो आप काउंसलिंग करते हो पेशेंट की, जो आप समझाते हो पेशेंट का, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि 0 पेशेंट एट्रिशन हो, हर पेशेंट कन्वर्जन होना चाहिए। उसके लिए मैं डॉक्टर सीमा को कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि आज की डेट में हमारे सेंटर में 100% कन्वर्जन होता है जब सीमे में रहा। और मैंने ऑलमोस्ट इस सेंटर में 0 इंटरेक्शन शुरू कर दिया है। जैसे ही पेशेंट आता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डॉक्टर सीमा होते हैं और वो कन्वर्ट होकर फिर हमें रेफर होता है, किसी भी स्पेशलिस्ट को होता है। वी हैव अ सुपर स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस। हमारे बड़ा डिफाइंड कि अगर मैक्सिलोफेशियल प्रोसीजर है तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन करेगा, एंडोडोंटिक प्रोसीजर है तो एंडोडोंटिक्स करेगा, जनरल डेंटिस्ट करेगा। बट फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज डॉक्टर सी, बिकॉज हर कन्वर्जन, हर इंटरेक्शन, हर काउंसलिंग वो पेशेंट इज सो स्ट्रॉन्ग। आप कितने भी अच्छे डॉक्टर हो, बट वो काउंसलिंग करना आपको आना चाहिए, वो इंटरेक्शन करना आना चाहिए। ये हर क्लिनिशियन को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो स्किल डेवलप करो, हाउ टू सेल योरसेल्फ। आप चाहे टॉपर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू सेल योरसेल्फ, यू कैनॉट डू वेल। यू कैनॉट डू वेल, इररेस्पेक्टिव आप कितना भी पैसा क्लिनिक का रखा। एंड मुझे ऐसे लगता है कि जैसे लोग क्लिनिक खोल लेते हैं, ठीक है, और आप बोलते हो कि चलो एमडीएस आएगा, ये काम एमडीएस करेंगे, ये करेंगे, एंड यू कॉल देम। बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम द डॉक्टर समटाइम्स वो खुद नहीं होते। पेशेंट आता है कि भाई ये स्लॉट, ये टाइमिंग है हमारा, सो एंड सो डॉक्टर इस प्रोसीजर, मान लीजिए विजडम टूथ निकालना है, तो पेशेंट के लिए सबसे पहले वन पॉइंट कॉन्टैक्ट आपका होना चाहिए। आज की डेट में फ्रॉम द टाइम मेरे से डॉक्टर ने एक सवाल पूछा था व्हेन आई वर प्लानिंग दिस सेंटर कि क्या तुम अपना 100% दोगी? तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुमको ना फिरने की बहुत आदत है। एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी तुम ना बहुत फिरती हो। मेरी मल्टीपल आई सेड कि ठीक है, ये वादा रहा कि 9:30 से शाम के 7 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, मैं आपको 100% दूंगी। एंड what we are today at this Focus Dental Narayana Center is because of that kind of dedication and sincerity. आज मेरा पेशेंट चाहे वो सुबह 9:30 बजे आए, चाहे वो 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 7:45 बजे, मेरी अटेंडेंस 100%। इट इज़ अ 1-to-1 कॉन्टैक्ट टू माई पेशेंट। चाहे वो एंडोडोंटिस्ट के लिए आ रहा है, प्रोस्थोडोंटिस्ट के लिए उसका इम्प्लांट डलना है, या कोई भी स्ट्रीम का काम होना हो, बट उसकी मुलाकात सबसे पहले और एग्जिट मेरे से ही होता। सो विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक अच्छी क्लिनिक को रन करने के लिए, अच्छे डेंटल सेंटर को रन करने के लिए, ये आई हैव रियलाइज कि पेशेंट का कंफर्ट जोन बहुत बढ़ता है और आपकी डेडिकेशन और आपकी सिटिंग प्लस वो जब आपसे बात करता है। कई बार मैं पेशेंट के साथ यहीं बैठी होती हूँ, हम अपने भाई बच्चों को बोलते हैं लाओ भाई चलो चाय कॉफ़ी पिलाओ, एंड वी डिस्कस कि भाई पिछले उस पर आपको क्या था, कुछ था, एंड ओके लेट्स डू दिस वर्क। कुछ मेरे को अपने एंडोडोंटिस्ट को कुछ कह रहे हैं। सो दैट कंफर्ट जो पेशेंट को मिलता है, उससे पेशेंट की पॉजिटिविटी भी रहती है, और उसको ये लगता है कि यस दे आर ऑलवेज देयर फॉर, दे आर जस्ट अवेलेबल ऑल द टाइम। मैं कभी भी आऊँगा या मेरे फर्स्ट कॉल पे दे ऑलवेज टिक अप द फोन। और अगर आप नोटिस भी करो ना कि ये जो एनवायरनमेंट होता है क्लिनिक का ना, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। कई बार पेशेंट बैठे हुए हैं, एनवायरनमेंट बड़ा स्केरी हो रहा है। अगर आप यहाँ नोटिस करो ना, आपको ऐसा कुछ नहीं फील होगा। द लाइट म्यूजिक गोइंग ऑन, ओपननेस, सेपरेट ऑपरेटरीज, नो ओपन एनवायरनमेंट, एंड एवरीथिंग इज वेरी कैजुअल एंड सूदिंग, जो पेशेंट लाइक कर। तो वे जब आप डिज़ाइन करो, अगेन अ मैसेज फॉर द न्यू क्लिनिक ओपनर्स की, जब आप अपनी क्लिनिक्स को डिज़ाइन करो तो उसको एक कंफर्ट के साथ कि पेशेंट को ट्रीट देम
डोंट ट्रीट देम एज अ पेशेंट बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन एग्नी। वो आपके पास आ रहा है पहले स्ट्रेस में आ रहा है, उसको और स्ट्रेस ना हो, तो एक जॉबियल एनवायरनमेंट रखो, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट रखो, थोड़ा सा हैप्पी म्यूजिक होना चाहिए पेशेंट के साथ, और थोड़ा रिसेप्शन शुड बी वेरी प्रेजेंटिव। ओके, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इज रिसेप्शन। तो रिसेप्शन इज गुड, एवरीथिंग इज And be available. be available. That's very important. Lot of doctors are not available and they lose good patient because of that. Patient can come anytime. तो सर मैम ने यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस मैनेजमेंट का कोर्स करा दिया है हमको, एंड यहाँ पे लर्निंग मेरे लिए तो ये है कि बी अवेलेबल, एंड हमसे कितने सीनियर हैं। मैं तो 7 बजे क्लिनिक से भाग जाता हूँ, एंड दे आर मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सर से बात कर रहा था, कल रक्षाबंधन थी एंड सर वाज वर्किंग एट 2 at midnight, है ना? तो अभी भी इनके अंदर एनर्जी मेरे से डबल है। ये तो मेरे लिए भी बहुत लर्निंग है, एंड ये भी लर्निंग दी कि बहुत जल्दीबाजी नहीं करे। हम जानते हैं कि डेंटिस्ट्री स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट क्लिनिक ही कर ले। फादर ने अभी बीडीएस कराई है, तो कुछ दिन और हम अपने एक बेसिक पे के ऊपर रह सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं। और आपने मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर देखा भी होगा, मैं बताता हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे क्लिनिक कर लिया कि भाई कोई पैसे तो देता नहीं है, अपना ही कर लेता हूँ, एंड मेरे को उसका बहुत बड़ा प्राइस देना पड़ा। 5 साल तक क्लिनिक ही नहीं चला। रीजन बिंग कि मेरे को ना कन्वर्ट करना आता था, ना मुझे ये समझ थी कि भाई उसको कन्विंस कैसे करना है, रिसेप्शन का भी कोई मतलब है, हमारी अपीयरेंस का भी कोई मतलब है, बात करने का जब आप लोगों को मिलते हो, आप बात करते हो, इंटरैक्ट करते हो, तो आप धीरे धीरे ये चीजों को ग्रास्प करने लगते हो और आपको पता ही नहीं चलता आप कब ये सब खुद भी बोलना शुरू हो जाते। तो ट्रू मैम, आपने बहुत अच्छा वो किया। अब नेक्स्ट चलते हैं। सर से मैं एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मेरे, कि आपने अपनी एजुकेशन आफ्टर योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपनी एजुकेशन पे आज 25 साल हो गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ईयरली आप कितना पैसा एंड टाइम स्पेंड करते हैं? डॉक्टर रोहित, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये अगेन दिस इज अ मैसेज टू द ऑडियंस एंड माय फेलो प्रोफेशनल्स। Your investment in your learning is endless and it is priceless. You cannot quote कि मैं इतना पैसा खर्च करूंगा, क्योंकि any equipment or which we buy or any machine which buy, it earns for itself. Number 1. Number 2, मैं जो भी सीखता हूँ, चाहे वो नेशनल लर्निंग है, इंटरनेशनल लर्निंग है, वो हम टाइम से पहले उसको सीखते हैं in the interest of the field, in the interest of our patient. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और जब हम सीखते हैं तो डेफिनेटली जो न्यूअर टेक्निक्स हैं उसके लिए आपको इंडिया से बाहर जाना पड़ता है। इनफैक्ट हर 3 महीने में मेरी एक इंटरनेशनल विजिट होती है, और मेरी वो विजिट 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं, और उन 3-4 दिन में मैक्सिमम हमारे 2 दिन की लर्निंग होती है, जनरली फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि यूरोप में जनरली लोग संडे लर्निंग नहीं देते हैं, इनफैक्ट कुछ जगह तो सैटरडे भी नहीं होते। तो थर्सडे एंड फ्राइडे इज मेनली द एजुकेशनल कोर्स, एंड 1 और 2 दिन हम उसको एक्सटेंड करते हैं कि जहाँ भी हम जा रहे हैं उसको हम अपनी लर्निंग विद फन। तो माय मोटो इज लर्निंग विद फन, कि मैं जिस सिटी में भी जा रहा हूँ 2 दिन मैं वहाँ सीखूँ न्यूअर टेक्निक को, और 1-2 दिन उस सिटी में उसकी लोकल विजिट या नेबरिंग सिटीज में विजिट कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है, और शुरू से ही आपकी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी प्रोफेशनल लर्निंग है। तो प्लीज 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 डोंट कॉम्प्रोमाइज। होता क्या है, जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में घुस जाते हैं आपका विजन बड़ा लिमिटेड रह जाता है, और ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा विजन कभी नहीं था। मेरा विजन था ग्रो मोर, लर्न मोर एंड डेफिनेटली अर्न मोर। तो आप अपने आप को जब रेस्ट्रिक्ट करते हो, और इनफैक्ट ज्यादातर मैंने क्लिनिशियंस को देखा है जो प्रैक्टिस करते हैं, वो नए इक्विपमेंट को खरीदने में थोड़ा डरते हैं। डेफिनेटली डर होना भी चाहिए, बट जब कोई टेक्नोलॉजी आती है, जब तक आप उसको लोगे नहीं और उसको अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। इफ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, यू आर विद टाइम और अहेड ऑफ टाइम। बट अगर आप वही पुरानी चीजें करते रहोगे तो यू आर बिहाइंड टाइम। मेरा ये थॉट प्रोसेस है। आई थिंक डॉक्टर सीमा वुड लाइक टू ऐड। इवन फॉर आवर ओन कंसल्टेंट्स, हमारे जितने मैक्स कंसल्टेंट्स हैं या यहाँ के हैं, सो हम लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ मंथ हम लोग 3-4 घंटे का कोई भी टॉपिक, एंड इफ द न्यू मशीन इज बीइंग प्रोक्योर्ड बाय अस या जो भी है, सो इट इज लाइक अ लर्निंग फेज फॉर एवरीबडी, ताकि
एक हम लोग मिल भी लेते हैं, इस बहाने कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स भी हो जाते हैं। तो एक बना रखा है हम लोगों ने, ताकि मतलब एक तो क्लोजनेस भी रहती है, यू मीट पीपल एंड इवन अपने जो जितने कंसल्टेंट्स हैं, तो एक वार्मथ भी रहती है और एक लर्निंग भी हो जाती है साथ साथ। सो ये प्रोसेस हम लोग सालों से करते आए हैं विद आवर ओन कंसल्टेंट्स। सो मुझे ये लगता है कि एक फैमिली, एक एक्सटेंडेड फैमिली एनवायरनमेंट बन जाता है और आप लर्न भी कर जाते हो, आप मिल भी लेते हो। तो बहुत कॉमनली हम लोग ये करते रहते कंटिन्यू हैं। डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स करो। तो यहाँ पे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, फिर से देना चाहता हूँ, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अगर आप अर्न नहीं कर रहे हैं, आपका क्लिनिक नहीं चल रहा है, तो आप अपने अंदर झांक के देखिएगा कि उसका आपकी लर्निंग रुक गई हो। अगर लर्निंग होगी तो अर्निंग कभी नहीं रुकेगी, ये हमेशा एक बिल्कुल है। और जितना आदमी सक्सेसफुल होगा उतना ही ज्यादा वो लर्न भी करता मिलेगा। जो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमी है वही सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, और जरूरत अपोजिट है। बिल्कुल। सो ओवर टू यू सर। जैसे जितनी हमारी सर से बात हुई, ये तो समझ में आ गया कि सर हैज़ मोर हंगर। तो मुझे ऐसा लगता नहीं सर ने कुछ मिशन डिसाइड किया होगा और वो कंप्लीट हो गया होगा। अगर किया होगा तो नेक्स्ट सर ने कुछ ना कुछ ले लिया होगा। तो सर आपका कोई आगे कोई नेक्स्ट मिशन या फिर कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट डेंटिस्ट्री में जो आप करना चाहते हो? जैसे मैंने पहले बताया कि डेंटिस्ट्री के 4 आर्म्स मेन, तो अभी वो हमने अचीव कर लिया। बट डेफिनेटली जो हमारा स्मॉलेस्ट बेबी है वो फ्लाइट एंड इक्विपमेंट इंडिया है, उसमें अभी हमने इंपोर्ट लाइसेंस लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट विजन ये है कि हम इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। आज की डेट में बिगेस्ट इशू डेंटिस्ट्री में क्या है कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स चाइना से इंटरनेशनल। आई एम नॉट सेइंग चाइनीज, कैन बी जर्मन, जापानीज। तो इंडियन प्रोडक्ट्स पे आज भी रिलायबिलिटी नहीं है। तो मेरा एक विजन है कि हम मेक इन इंडिया में एक अपना यूनिट बनाएं और उसमें मैन्युफैक्चरिंग करें कुछ डेंटल प्रोडक्ट्स की, और वो इतनी अच्छी क्वालिटी में हो कि हम उनको एक्सपोर्ट कर सकें। एक ये विजन है। दूसरा डेफिनेटली ऑनलाइन पोर्टल। आई वांट टू स्टार्ट माय ओन पोर्टल एंड व्हिच इज डेफिनेटली आज को सब कुछ ऑनलाइन चाहिए होता है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया एंड आई एम येट ऑन टू इट। और ये 2 मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं एंड आई एम श्योर आई विल डू इट, एंड आई बिलीव देयर इज नो कंपटीशन। चाहे लोग कुछ भी बोलते रहे, सब लोग कहते हैं डेंटिस्ट्री में बड़ा कंपटीशन है, मैं सबको ये कहता हूँ देयर इज नो कंपटीशन। सो देयर इज स्टिल स्कोप, देयर विल ऑलवेज बी स्कोप। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आया तो पॉडकास्ट के बहाने से था और सर ने ही इंट्रोड्यूस किया, एंड मुझे लगता है कि ये अजीब आदमी सर मैं ही था, लेकिन मेरे से बहुत आगे एंड बहुत सक्सेसफुली उन सारे कामों को करते हुए आज सर मिले हैं मेरे को। एंड मैं सर से बहुत सारी चीज़ें चुरा के देता रहूँगा, वरी ना करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। तो एक क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है, आप टाइम से अहेड चल रहे हैं, बाहर भी जाते हैं, तो जो डेंटिस्ट्री है इन इंडिया ये किस तरफ जा रही है आज के टाइम में? जैसे डिजिटल डेंटिस्ट्री भी काफ़ी आ रही है, बहुत सारे लोगों ने स्कैनर ले लिए हैं ऑलरेडी, और लैब्स भी आ गई हैं। लोग अब डेंटिस्ट अपने आप भी क्राउन एक्सोकैड पे डिज़ाइन करने लग गए हैं। तो वेयर वी आर हेडिंग टू? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो एआई है वो हर फील्ड में आ रही है। एआई डेंटिस्ट्री में नहीं है। एआई डेंटिस्ट्री में सबसे पहले इमेजिंग नहीं आई, और हमने जैसे मैंने कहा कि हमने 2013 में वी वर द फर्स्ट वन टू प्रोक्योर आवर ओन डेंटल सीटी। तो इमेजिन इन 2000 सीटी जब मैंने उस वक्त कितने का लिया था सर आपने? उस समय हमने 75 लाख का 75 लाख इन 2013। आज कम से कम भी 1.5 करोड़ की तो कीमत होगी अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट है। उसके बाद हमने 18 सीटी मशीन ली। 18 से 18 we own 18 सीटी मशीन्स of Great, different sir, companies of top line companies। मेरे लिए तो एक भी ड्रीम है। तो हमारा कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ डेंटल सीटी नहीं है। इनफैक्ट जिस सेंटर में हम बैठे हैं यहाँ पे भी सीटी है। इनफैक्ट वी बिलीव कि जैसे मैंने कहा एवरी मशीन अर्न्स फॉर इटसेल्फ, और जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आपका पेशेंट कन्वर्जन भी उसी तरीके का होगा, और पेशेंट को एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि यार इस क्लिनिक में मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इनको अंडर वन रूफ वी आर गेटिंग एवरीथिंग। और ये अगेन पेशेंट के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डर होता है, उसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डर होता है। तो जो एआई है उससे अब आप बच नहीं सकते, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ आपकी पेशेंट मैनेजमेंट है, चाहे आपके क्लिनिकल वो है,
प्रोसीजर्स हैं, और इम्प्लांटोलॉजी में या आपके और इंडिया इज एज प्रोग्रेसिव, ऐसा नहीं है कि हम पीछे हैं वर्ल्ड से, इक्वली हम लोग उतना ही जैसा बाहर है, वी आर एट पार विद वेस्टर्न वर्ल्ड। आज की डेट में शायद ही कोई इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट या कंज्यूमेबल इंडिया में ऐसा नहीं है नहीं अवेलेबल है। द ओनली डिफरेंस इज प्रोसेसेस, एज आई सेड, वी हैव लेस ऑफ प्रोसेसेस, वी हैव लेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। मैं अपने फेलो कोलीग्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा, विद टाइम improve your processes, your documentation, and make it more digital. Keep your records digital, make your more practice digital, and here AI will play a very important role और आपकी life easy रहेगी। तो ऐसा नहीं है डेंटिस्ट्री इज एट पार, और बाहर से इतना पेशेंट आज इंडिया में आता है, हम जो उनको ट्रीटमेंट करके देते हैं वो इमेजिन नहीं करते कि ये ट्रीटमेंट इंडिया में होता है, और वो वहां जाके अपने डेंटिस्ट को बताते, कहते हैं ये हम इंडिया से करा के आते हैं, एंड दे डोंट बिलीव इट एंड दे फील सरप्राइज्ड। सो इमेजिन, और फिर लेट मी पुट इट अदर वे, क्या हमारे इंडियन कोलीग्स जाके बाहर सेटल होते हैं और वो परफॉर्म करते हैं तो हमारे इंडियन कोलीग्स ही ना, वी आर द सेम पीपल, इट इज जस्ट द बाउंड्रीज व्हिच आर डिफरेंट, अदरवाइज वी आर एट पार विद इंटरनेशनल वर्ल्ड, वी आर एट पार विद यूएस, यूरोप, यूके, वेयरएवर यू आर। पहले डेंटिस्ट्री में थोड़ा वो था, बट आज के डेट में वी आर एट पार, वी आर एट पार, सब कुछ इंडिया में है, इवन द डिजिटल फ्लो, वर्क फ्लो, एवरीथिंग, सब कुछ आ गया, एंड एवरीबॉडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। लाइफ में हम कभी ना कभी किसी को अपना मेंटर मानते हैं, गुरु मानते हैं, हीरो मानते हैं, तो आपको डेंटिस्ट्री में ऐसा कौन लगता है जिसको देख के आपको एक वो उगता हो कि नहीं अभी बहुत कुछ अचीव करना है, या कोई ऐसा एक नाम अगर आप कंफर्टेबल लेना चाहें, या कोई भी टीम जिसको आपको लगता हो कि यस, उनको देख के लगता है कि हमें ग्रो और करना चाहिए, व्हाट दे हैड डन इज ट्रेमेंडस जॉब। यहाँ मैं एक नहीं दो नाम कोट करना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरे गुरु होते थे डॉक्टर महेश वर्मा, एंड ही इज अ नोन पर्सनालिटी इन डेंटिस्ट्री, ही इज अ पद्मश्री। तो जब हम कॉलेज में होते थे तो उनको एडमायर करते थे, ही इज अ वन मैन आर्मी, एंड टुडे ही इज द वाइस चांसलर फॉर गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी एंड बीसी रॉय अवॉर्डी, एंड आई ऑलवेज लुक अप टू हिम। और मुझे कभी भी कोई इशू आता है तो मैं सर से कंसल्ट करता हूँ, एंड इनफैक्ट ही आल्सो टेक्स मी एज इज वन ऑफ द ब्लेस्ड स्टूडेंट्स एंड वन ऑफ द disciples who will always follow him blindly. So I feel proud about it. And secondly, I would like to quote Brigadier Padma Shri Padma Bhushan Dr. Anil Kohli. जब क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, शायद ही किसी ने क्लिनिकल फॉर्च्यून अगर बनाया है तो वो डॉक्टर अनिल कोहली है। आई हैव वर्क विद हिम फॉर जस्ट 1 month, एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके की उनकी प्रैक्टिस थी, आई यूज्ड टू सी ऑल द फिल्म स्टार्स, ऑल द पॉलिटिशियंस देयर। मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, तो मैं बाहर निकलता हूँ और मैं बाहर ऐसा ही करता हूँ जैसे सर कर रहे हैं। तो वो शायद मैं पहली बार ये आज मीडिया में शेयर कर रहा हूँ, मैंने सर के साथ सिर्फ 1 महीने काम किया, लेकिन उस 1 महीने में मैंने देखा कि डेंटिस्ट्री हैज एंडलेस ग्रोथ, और वहीं से एक विजन चेंज हुआ और ये रियलाइज किया कि यू कैन गो लीप्स एंड बाउंड्स इन डेंटिस्ट्री, एंड आई एम ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम, एंड दे बोथ आर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, एंड दे बोथ आर स्टिल डूइंग गुड, एंड दे बोथ आर प्रोग्रेसिव टुडे। जैसे सर ने कहा माइन हीरोज और डॉक्टर महेश वर्मा, कि उनको देखते थे कि हाउ सर की एक जर्नी थी कमिंग फ्रॉम द हिमाचल एंड गोज टू दैट लेवल, मतलब एंड ही चेंज, क्योंकि सर ने जब एडमिशन लिया था मौलाना आजाद में और आज के मेट्स में दिन रात का फर्क है। It's a full one of the best institution now in Southeast Asia. एंड बेस्ट पार्ट दोनों का, कोहली सर का भी और महेश वर्मा शर्मा का, आज भी उनको याद होता है कि फर्स्ट और उनको कब कहाँ मिला था। हाँ, Absolutely. हर बच्चे को नाम से पहचानते हैं, And they call you by name. हाँ, तो यहाँ पे भी फिर सर ने लर्निंग दे दी है कि लाइफ में ना मेंटर्स होने की बहुत ज़रूरत है, एंड मेरा ये दुर्भाग्य रहा था कि मेरे को मेंटर्स मैंने बनाए नहीं। मेंटर थोड़ी आएगा मेरे पास चल के, मेंटर तो बनाने पड़ते हैं, उनके पैर दबाने पड़ते हैं, उनके आगे पीछे चलना पड़ता है। जो मैं आपको तो पता ही होगा, सर को मैं पहली बार मिल रहा हूँ तो सर मैं एक ऐसा था कि बीचों बीच बैठने वाला, ना टीचर को पता मेरे बारे में, ना मेरे को टीचर के बारे में पता। ऐसे ही बीडीएस निकल गई, ऐसे ही स्कूल टाइम भी निकल गया और ऐसे ही क्लिनिक भी कर लिया, और आसपास के लोगों को भी नहीं पता था और डेंटिस्ट को भी नहीं पता, मैंने क्लिनिक भी कर लिया है। तो मेंटर बनाने की समझ मेरे को
2020 के अंदर आई एंड मैंने अपना बहुत सारा टाइम पीरियड उस वक्त तक खो दिया था। तो आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने लिए मेंटर जरूर ढूंढिए, क्योंकि मेंटर ही एक गाइडिंग लाइट है, वही रास्ता दिखाएगा। तो सर इस बात को आगे चलते हैं। आपने जो AOI है ये इसके बारे में भी स्टार्टिंग पॉइंट, फिर इसकी विजन क्या थी, इसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए। AOI is today in full form is Academy of Oral Implantology. 1996 में मैंने जब PG ज्वाइन की तो मैं प्रोस्थेटिक्स ज्वाइन की और मैंने ये रियलाइज किया कि प्रोस्थेटिक्स में मुझे कुछ ऐसी थीसिस करनी है जो शायद कभी नहीं हुआ। तो जैसे मैंने कहा मैं शुरू से कुछ अलग ही करता था, तो मैंने अपने हेड को बोला आई विल डू क्लिनिकल थीसिस। So my head, Dr. Professor Suresh Chandra, he's no more. So again, he was one of the finest figure in dentistry. तो जब मैं पहुंचा मेरी तरफ देख के डॉक्टर सुरेश चंद्रा ने बोला आप क्लिनिकल थीसिस किस में करना चाहते हैं? इम्प्लांट्स में। बट इम्प्लांट्स की क्लिनिकल थीसिस तो सर्जिकल होगी, आपको प्रोस्टेडोंटिस्ट होगी। मैंने कहा सर इट इज नॉट क्लिनिकल, हम उसको रिस्टोर भी करेंगे तो इट कम्स वर्ल्ड वाइड, इट इज अ प्रोस्थेटिक साइंस विच इज सर्जिकली ड्रिवन। तो मैंने उनको ये लॉजिक दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरे को 1-2 दिन सोचने दे, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। देन आफ्टर 2 days ही कॉल्ड मी, सेड ठीक है लेट्स डू इट। फिर उन्होंने मेरे से सेकंड क्वेश्चन पूछा, अजय क्या इम्प्लांट आएंगे कहाँ से? तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर DRDO इज मेकिंग द इम्प्लांट्स एंड आई विल गो देयर एंड आई विल गेट सम इम्प्लांट्स एंड दे आर लुकिंग फॉर सम क्लिनिकल ट्रायल्स। तो उस समय इन मार्च में DRDO के इम्प्लांट्स का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था और I approached there and I took all the in vivo studies, in vitro studies जो थी वहाँ पे। उनको मैंने बोला कि we want to do the cross section studies in Lucknow KGMC and definitely KGMC is a big name। तो सारी प्रोसेसेस पूरी करी और फिर मैंने 96 में पहली क्लिनिकल थीसिस इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज शुरू की इन अ प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट। बहुत सारी रेजिस्टेंस आई फ्रॉम मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट, ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट किया हाउ कैन यू डू। उन्होंने एथिकल कमेटी में कंप्लेंट भी डाली, बट मेरे हेड का सपोर्ट मुझे था। इनफैक्ट एथिकल कमेटी ने मुझे रिव्यू के लिए बुलाया। फिर मैं दिल्ली से सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके गया एंड आई गॉट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द एथिकल कमेटी ऑफ द कॉलेज, यस ही कैन डू इट। एंड उसके बाद उसका रिले चलता रहा, प्रोस्थेटिक फॉलोअप चलता रहा। तो 96 से 98 तक वो स्टडी की और हमने विद गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स। उसके बाद जब व्हेन आई केम आउट देन आई जॉइंड American Academy of Implant Dentistry. I became the fellow for that American Academy of Implant. I did my advanced training in that. फिर मुझे लगा यार नॉर्थ में ना there is a vacuum in terms of implantology. In 2004, some of my colleagues, myself, Dr. Rajesh Talwar, Dr. Lanka Mesh, Dr. Ashish Kakkar, Dr. Praful Bali, we all sat down and thought कि यार कुछ ऐसा करते हैं, कुछ एक at least organization बनाते हैं। So we made AOI Study Club. We started with AOI Study Club and we did some meetings. उसमें केस डिस्कशन होते थे, केस प्रेजेंटेशन करते थे। Then 2004 late we decided यार let's make an organization and let's get it registered. उस समय उसको सोसाइटी एक्ट में पास करा हुआ था। 2004 में हमने उसको रजिस्टर किया and then we started doing the international congress and we did the first international congress in 2004 with 12 international speakers and almost 12 national speakers। और उस पहली कांग्रेस में हमारे 350 या 400 रजिस्ट्रेशन हुए और उस पहली कांग्रेस में ही हमने 100 न्यू लाइफ मेंबर्स बनाए और आज हमारी लाइफ मेंबर्स 1600 प्लस हैं। एंड दिस ईयर वी विल बी डूइंग 14th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एकेडमी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी। उसका विजन और मिशन था कि इम्प्लांटोलॉजी should go to each and every clinical practice, dental practice in North India। क्योंकि इम्प्लांटोलॉजी होती थी इंडिया में बट मैक्सिमम साउथ और वेस्ट में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड थी, नॉर्थ में ग्रोथ नहीं थी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ AOI was to grow implant dentistry in northern India और आई एम श्योर in 21 years we have achieved that target। और आज आई एम हैप्पी दैट लोग लिखते हैं, पहले लोग लिखते थे डेंटल क्लिनिक, आज लिखते हैं डेंटल एंड इम्प्लांट or dental implant center। So I feel proud that we have changed things for the betterment of the humanity and for the well-being of our patient। कि जो objective था वो पूरा हो गया। आज हम conferences करते हैं, workshops करते हैं, तो people have access to international speakers, access to international companies, they can showcase their products
they can interact with international speakers. Everybody cannot afford to go abroad and learn. तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि आज भगवान की कृपा से मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं बाहर से सीख के आता हूँ, लेकिन जब मैं वहां जाता हूँ तो मैं उस स्पीकर से एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि क्या आप इंडिया आओगे। तो इंटरनेशनल स्पीकर्स इमीडिएटली हाँ नहीं बोलते, तो वो 2 या 3 साल का हमें एक टाइम देते हैं कि आप ये डेट ले लो, तो हम उसमें पीछे नहीं हटते, और लेकिन उनके साथ एक कमिटमेंट होती है कि आप इतने डेलीगेट्स इकट्ठे करोगे या मेरी इतनी फीस होगी। तो कांग्रेस करने का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उन इंटरनेशनल स्पीकर्स को अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने प्रोफेशनल कोलीग्स के लिए हम इंडिया में ला सकें, और वो 100 द कॉस्ट, उस कॉस्ट को जो हमने खर्च किया उसके 100वें हिस्से पे उसी प्रोसेस को सीख सकें। तो हम उस चीज में कामयाब हो गए हैं और हो रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं यही काम करता रहूंगा कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स नई टेक्निक्स, न्यूअर टेक्निक्स सीखते रहें at 100 the cost or maybe much lesser, and I'll keep fighting and enduring and struggling for this thing, जो मेरा objective था। Sir, you are also providing fellowship and diplomat in the AI conference. So what's the benefit if just a BDS or MDS get rid of that fellowship to you? मतलब उसके clinical practice में, उसकी life में apart from learning, क्या उस fellowship का advantage या benefit है? देखिए, fellowship exam, let me start कि when you become a member, fellowship is only for members and diplomat is only for members. Fellowship is a decoration कि भाई ये एक clinician है जिसने इतनी knowledge achieve कर ली है कि ये पेशेंट्स को कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर सकता है इम्प्लांट डेंटिस्ट्री की साइंस को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे। तो एक हमारी क्रेडेंशियलिंग कमेटी है जिसके अंदर हम डॉक्टर्स को बोलते हैं कि आप अपने केस रिपोर्ट्स हमें सबमिट करो, और उसमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम्स भी होते हैं जिससे हम उनके स्किल को चेक कर सकें, क्या इसको थ्योरेटिकल नॉलेज है, और क्लिनिकल नॉलेज हम कैसे वैल्यूएट करते हैं कि वो जो केस रिपोर्ट वो सबमिट करते हैं। तो जब वो उस एग्जाम को लिखते हैं उसको उनको क्लियर करना होता है, और जब वो क्लिनिकल अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसको एवेल्युएट करते हैं जो हमारी फेलोशिप कमेटी है, और उसके बेसिस पे ही हम उनकी क्रेडेंशियलिंग करके उनको फेलोशिप देते हैं। अब इसका पेशेंट को क्या एडवांटेज है, जब वो लिखता है कि फेलो ऑफ एकेडमी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी, उसको ये समझ में आता है कि यार ये एक क्रेडेंशियल्ड डेंटिस्ट है और ये हम इसको विदाउट एनी फियर एंड फोबिया अप्रोच कर सकते हैं, ही और शी इज गुड इनफ टू डू दैट प्रोसीजर। तो पेशेंट के लिए क्या विजिबिलिटी है, पेशेंट कभी ये पूछ के नहीं आता कि ये बीडीएस डॉक्टर है, एमडीएस डॉक्टर है। पेशेंट ये देखता है कि यार इस डॉक्टर की कितनी क्रेडेंशियलिंग है, इस डॉक्टर को कितना स्किल है, इसने कितने पेशेंट रेट किए। तो मैं इसीलिए ये फेलोशिप का जो सर्टिफिकेशन शुरू किया कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस, डॉक्टर का कॉन्फिडेंस दोनों बूस्ट अप होते हैं, एंड यू कैन डिस्प्ले प्राउडली योर सर्टिफिकेट दैट यस आई एम फेलो और डिप्लोमेट ऑफ एकेडमी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी। फेलोशिप और डिप्लोमेट में क्या फर्क है? फर्स्ट स्टेप इज फेलोशिप, व्हेन यू डू 10 to 20 cases. Once you do 100 cases, you are entitled to apply for the diplomate status of your. That is totally by invitation, number one. Number two, it is interview based. इसमें हमारा डिप्लोमेट बोर्ड अलग है, फेलोशिप बोर्ड अलग है। डिप्लोमेट बोर्ड में हमारे सीनियर जो क्लिनिशियंस हैं वो हैं, और फेलोशिप बोर्ड में हमारे सेकंड लाइन जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनको हम रखते हैं। तो डिप्लोमेट में हम उनसे इट्स टोटली इंटरव्यू, we give them questions, we show them models, we show them x-rays, we show them CT, and वो हम उनसे डिस्कस करते हैं। It is to evaluate, again they have to submit 100 cases in support of their application कि हमने ये 100 केसेस किए, और वो 100 केसेस हर तरीके के केसेस होने चाहिए, चाहे वो सेक्शनल है, सिंगल इम्प्लांट है, फुल आर्च है, या साइनस लिफ्ट के हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, रिस्ट ब्रेक, गाइडेड बोन रीजनरेशन, जो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है। मींस दे शुड नो एवरीथिंग अबाउट इम्प्लांट डेंटिस्ट्री। तो जब वो अप्लाई करते हैं तो हमारा जो बोर्ड है उसको रिव्यू करता है और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाता है, और उसमें उनकी इंटरेक्शन होती है, और ये एक टफ एग्जाम और इंटरव्यू है। और वंस यू आर क्रेडेंशियल यू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमेट ऑफ एकेडमी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी। अगेन इट इज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर बोथ द क्लिनिशियन, क्लिनिक एंड द पेशेंट्स। तो फ्रेंड्स, जो ऐसे सर ने बताया, 14 इंटरनेशनल एआई कॉन्फ्रेंस होने वाली है 11th, 12th and 13th of September. So those who want to join or they are doing the implants, they are welcome to come, और fellowship और diplomat का process पे प्लीज आइए। Advantages sir has already told us, and with fun and everything, आप एक कॉन्फ्रेंस को मिस नहीं करना चाहेंगे। और अगर आप ये लेट देखेंगे, मान लो ये टाइम निकल जाता, तो नेक्स्ट ईयर की ज्वाइन करना।
और यहाँ पे सर ने एक बड़ी, जो सर का बिहेवियर है या सर है, मैंने ये देखा कि सर एक है ना बॉर्न लीडर है। सब बिल्कुल कि हर कोई लीडर नहीं होता। तो एक ये इन्होंने हमेशा से अपना पाथ खुद चुना, चाहे वो पहले स्टार्टिंग में एमबीबीएस छोड़ के बीडीएस लेना था, फिर चाहे वो पीजी के अंदर थीसिस के लिए अपना इम्प्लांटोलॉजी की भी, वहाँ पे लोग विपरीत थे आपके, लेकिन फिर भी आप उसी डायरेक्शन में चले। फिर एक कांग्रेस खड़ी कर दी, एंड फिर उसके बाद तो आपने कई सारे वेंचर्स किए, मैक्स भी लिया, अब बात करते रहते हैं धीरे धीरे। तो अब सर मैं बात अब हम लेके चलेंगे अपनी डेंटल लैब के ऊपर। तो गलती से मैंने भी लैब चालू कर ली, एंड मुझे लगता है कि एक होता है कि पैर पे कुल्हाड़ी लगना, और एक होता है कि कुल्हाड़ी पे पैर मारना। तो आई कंसीडर डेंटल लैब एज अ कि मैंने खुद की पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है, खुद मारी है। एंड आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रन दैट, क्योंकि एक तो क्या है कि एक ऐसी चीज चलाना जो मैं नहीं जानता। वैसे तो आप प्रोस्थोडोंटिस्ट है एंड आपने वो सब चीज जानते होंगे, मैं तो बीडीएस हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्राउन कैसे बनता है। ये तो पता है ये क्राउन अच्छा है या ये बेकार है, लेकिन मैं उसको ये नहीं बता सकता इसका शेड मैच नहीं हो रहा तो तू क्या कर। या फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपने लोगों को बोल दिया कि भाई अपने दोस्तों पे तुम दे दो, मैंने स्टार्ट किया क्राउन, उन्होंने दे दिए। अब मैं पेशेंट कर रहा होता था तो फोन भी आ जाते थे कि भाई तेरा लड़का कहाँ रह गया आया नहीं। तो ये क्या मेरे साथ ही चैलेंजेस थे या आपके साथ भी थे लैब के लिए? डॉक्टर रोहित, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और विद फन मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे पैर कुल्हाड़ी पे मारो या कुल्हाड़ी पे पैर रखो, कटेगा पैर। तो जो डेंटिस्ट्री है उसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट टफेस्ट पार्ट आई थिंक इज डेंटल लैब, और उसका एक कारण है जो मैं बार बार जो मैंने तब तक रियलाइज नहीं किया जब तक मैंने डेंटल लैब शुरू की। लेकिन शायद मैं उनके लिए एक बहुत अच्छी सजेशन होगी जो अगर लैब खोलना चाह रहे हैं। मेरा व्यू पॉइंट लैब खोलने का था, दो कारण थे। एक तो क्वालिटी कंट्रोल की, और दूसरा टर्न अराउंड टाइम। हमारे इंटरनेशनल पेशेंट आते थे 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और वो फुल माउथ इम्प्लांट केसेस के लिए या फुल माउथ ब्रिजेस के लिए। अगर हम थर्ड पार्टीज को भेजते थे तो बहुत टाइम वेस्ट होता। दूसरा, वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं होती थी। तो इस रीजन की वजह से हमें लगता था कि अपनी लैब होनी चाहिए। अब आता है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो आई कम विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंड। जब मैं कोई भी वेंचर शुरू करता हूं तो पहले मैं उसको फेल सेफ मैकेनिज्म पे ले जाता हूं कि इसको सिक्योर कैसे करना है कि ये डिफीट ना हो। तो मैंने पहले 4 क्लिनिशियंस चूज करे जिनकी अच्छी प्रैक्टिसेस थी कि मैं इन 4 क्लिनिशियंस के साथ लैब शुरू करूंगा। तो पहले दिन से लैब का ब्रेक इवन रहेगा। मेरे को बाहर नहीं देखना है, मेरे को घर का इतना काम आ रहा होगा कि मैं मेरी लैब उनको अपने आप को सेल्फ सस्टेन मोड में रहेगी। शायद ये गलती 99.99% लैब्स करती हैं कि वो बाहर देखती हैं और काम शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होता है। कोई भी नई लैब को काम क्यों देगा? इट इज नॉट इजी। और ये एक ऐसा फील्ड है जो क्लिनिशियन के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि कोई क्लिनिशियन ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके काम में कमी है। ये मैंने रियलाइज किया जब मैंने लैब खोली कि 99% प्रॉब्लम लैब से नहीं आती, 99% प्रॉब्लम क्लिनिक से आ रही हैं, डॉक्टर्स के साथ आ रही हैं, जो डॉक्टर्स को समझाना मुश्किल होता है। तो जब हमने ये लैब शुरू की तो 4 इन्वेस्टर्स के साथ शुरू की जो अपने फील्ड में धुरंधर हैं, और डे 1 से ही लैब का ब्रेक इवन रहा। तो स्ट्रगल की बात बिल्कुल ठीक है, स्ट्रगल आती है, और 7 साल आज हमारी लैब को हो गए हैं। पहले 4 साल हमने सिर्फ अपना काम किया, अपने इक्विपमेंट्स अपने लिए ही किए। और इनफैक्ट पहले हमारे पास 2 फील्डर्स होते थे, एक लैब मैनेजर होता था, और लैब मैनेजर भी बेचारा 8वीं या 10वीं फेल था। और बहुत ही जनरली इसमें ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही होते हैं। और वो टेक्नीशियंस भी एक दूसरे से सीखे वाले टेक्नीशियंस हैं। आज भी डेंटल लैब में सर्टिफाइड टेक्नीशियंस नहीं है। तो जब हमने शुरू की 2018 में, तो हमारा लिमिटेड सा विजन था कि भाई हम इसको पहले तो सिक्योर कर लें अपने काम के लिए, और ये ब्रेक इवन रहे डे 1 से। तो जब काम शुरू किया, धीरे धीरे लैब ग्रो होने लगी, तब हमें लगा कि अब हमारी प्रोसेसेस सेट हो गई हैं, अब हम बाहर जा सकते हैं। तो पहली रिक्वेस्ट मैंने अपने सारे सपोर्टर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को ये दी कि हम पहले तो एक रेजिडेंशियल एरिया से निकल के हम विल गो टू इंडस्ट्रियल एरिया।
बहुत रेजिस्टेंस आई, क्योंकि जब आप इंडस्ट्रियल एरिया में मूव करते हो तो बहुत सारे प्रोसेसेस, एक्सपेंडिचर्स जुड़ जाते हैं, लेबर लॉज जुड़ जाते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, और आपको बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, आपका मीटर कमर्शियल हो जाता है, एंड रेंट्स आपके ऑलमोस्ट गोस 3 times 4 times, बट इट वाज अ हार्ड डिसीजन। 1 साल लगा, गलत डिसीजन लिया, बट फिर आपका वो इम्बाइब होना शुरू हो जाता है। और आज वी हैव 40 एम्प्लॉइज इन दैट डिजीमेक्स डेंटल लैब। वी हैव 3 managers, 2 managers are for internal operations, 1 manager is for market operations, and we have 6 CAD technicians, 2 acrylic technicians, 4 ceramic technicians, 6 fielders, and definitely metal technicians, 2 metal technicians, and 2 people on reception, 1 accountant. So we have a team of 40 people, and I feel proud it was not a bad decision. But definitely एक मैसेज अगेन AI का रोल आता है। जब से डेंटल स्कैनर्स आए, आज हम जब वो अपनी STL फाइल में भेजते हैं तो हम उनको बोलते हैं, आज हम प्राउडली कह सकते हैं प्रॉब्लम हमारे एंड पे नहीं है, प्रॉब्लम हमारे एंड पे। ये आपका वीडियो प्लीज चेक इट, देयर इज नो क्लियरेंस, जो कभी नहीं मानते थे। तो यू नीड टू हैव पेशेंस। आप कोई भी वेंचर शुरू करो, उसमें टफ टाइम होता है, वो हमारा टफ टाइम चला गया। शॉर्टकट्स करते हैं अब बट आप दिखा सकते हो ना उनको कि दिस इज एक्चुअली वो ये ना कि मुंह में तो नजर आ रहा है, स्पेस है, क्राउन में नहीं आ रहा है। वो तो कहते हैं देयर इज नॉट अ क्लियरेंस, नाउ वी शो देम द सॉफ्ट फाइल, ये देखो आप, देयर इज नो क्लियरेंस। एक्चुअली फॉर अ BDS जो लैब्स का प्रोसेस बाकी चीज़ जो सिखाई गई थी वो फर्स्ट ईयर में, जो मुझे भी याद है, वैसे तो मैं पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था, पर फिर भी वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था। और जब मैं फाइनल इंटर्नशिप में आया, मैं ये पता ही नहीं था मोस्ट ऑफ द BDS को कि लैब काम कैसे करती है, क्योंकि डेंचर्स तो ऑब्वियस एक पार्ट था, पर क्राउन प्रिपरेशंस वगैरह मोस्ट ऑफ द डेंटल कॉलेजेस में शायद नहीं सिखाए जाते थे। तो उनको मतलब डेंटिस्ट को भी नहीं पता कि हाउ लैब वर्क, और आज के टाइम में अगर कोई किसी को क्राउन दे देंगे तो उनको ये भी समझ में नहीं आएगा कि अलॉय कौन सा यूज़ कर रखा है। और हम अभी डेंटिस्ट्री में ये जब से AI आया और AI स्ट्रांगली जा रहा है, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना ज़्यादा आप डिजिटल और जितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, क्योंकि विद टाइम मेडिको लीगल केसेस बढ़ेंगे, टाइम इज चेंजिंग। अब इम्प्लांट हो रहे हैं, अभी उनके रिपीट केस आने वाले हैं। It's not just implant, doctor, it's not just implant. All the processes, all the procedures जो हम कर रहे हैं, with time, क्योंकि awareness बढ़ रही है, और it's a small world. Everything is available on Google, ChatGPT. Everybody is looking on that. वो पहले ही कंसल्ट करके आता है, पहले प्रोसीजर के बारे में पढ़ के आता है, तो उसको पता है कि कुछ गलत हुआ है या कुछ गलत होने वाला है, या मेरे साथ गलत हुआ है, या ये डॉक्टर ब्रिलियंट है, या वो एक्सरे डाल के पूछेगा कि इसकी क्या ऑप्शंस है। तो आज टेक्नोलॉजी इज वे अहेड, और AI ने सारा सीन ही चेंज कर दिया, चाहे वो लैब है, चाहे वो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, चाहे वो पेशेंट है। तो जब लैब हमने खोली तब हमने ये रियलाइज नहीं किया था कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, और जब से AI आई है, अब हमने सारे अपने यूजर्स को बोल दिया कि हम तुम्हें स्कैनर्स देंगे, प्लीज टेक स्कैनर्स। हम उनको जाके बोल रहे हैं तुम ले लो, ये 3 साल में स्कैनर तुम्हारा हो जाएगा, 3 तुम रख लो। उसका 2 रीजंस है, एक तो क्वालिटी ऑफ वर्क, और दूसरा जो हमारे सरदर्दी थी अब वो क्लिनिशियंस की सरदर्दी हुई है। अब उनको पता होता है कि यार क्लियरेंस नहीं है, लैब में STL फाइल गई है, वहां से फोन आ गया, प्लीज डू मोर रिडक्शन, यहाँ आपकी मार्जिन क्लियर नहीं है, या आपकी प्रोसेस में ये प्रॉब्लम है। वी कैन टेल देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड। सो जितने भी क्लिनिशियंस हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी लैब की, अपने लैब टेक्नीशियंस की उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी सुनो। जो नहीं करते हैं क्लिनिशियंस, दे आर वेरी एडमेंट, दे डोंट एक्सेप्ट कि इंप्रेशन में इशू है, या पोरिंग में इशू है, या स्कैनिंग में इशू है, या प्रिपरेशन में इशू है, दे डोंट एक्सेप्ट। एंड इवन ट्रस्ट मी, जब 2018 से पहले मैं भी नहीं सुनता था। तो इट्स अ हार्ड फैक्ट। ट्रू सर। हमारी लैब में कोई अगर भेज देता है, हम कहते हैं कि भी ये प्रॉब्लम है आपके इंप्रेशन में, तो वो उठा के दूसरी लैब में दे देंगे, बट दे वोंट करेक्ट इट, ट्रू। और ये कई बार हमारी लैब में ऐसे इंप्रेशन आता, आपकी तो अच्छी लेवल की लैब है तो क्लिनिशियन भी अच्छा काम भेज रहे होंगे, तो मुझे तो ऐसा कई बार तो है ना, पॉलीथीन के अंदर पानी डला हुआ और उसके अंदर इंप्रेशन आ रहा है या फिर कटिंग इंप्रेशन ही इतना पुअर है कि ऐसा लगता है कि डेंटिस्ट्री का लेवल एक तो AI पे जा रहा है, एंड एक तो एक इंप्रेशन भी नहीं ले पा रहा है, एंड दे आर रनिंग क्लिनिक। तो देयर इज अ ह्यूज गैप एज वेल, जो आज के टाइम में डेंटिस्ट्री के अंदर है, पहले भी रहा होगा,
एंड अगर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है तो अपना काम तो इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स बिकम मोर एंड मोर कम्पिटिटिव एज वेल। तो आपका कंपटीशन अपने साथ है, दोषी से नहीं है। हाँ इम्प्रूव योरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं तो दूसरा तो एडवांटेज लेगा ही। लेगा ही, absolutely। तो सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोई भी एक बिजनेसमैन है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज HR। और शायद आप लोग अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि HR वो डेंटिस्ट ही है, वो खुद ही मैनेजर है, खुद ही मार्केटिंग पर्सन है, खुद ही क्लिनिशियन है, खुद ही अगर वो झाड़ू वाला नहीं आता खुद ही झाड़ू मारने वाला भी है। तो अगर आज मैं आपसे पूछूं कि भाई आप ये इतनी बड़ी टीम मैनेज कर रहे हैं, जैसे डिजीमैक्स के अंदर भी कर रहे हैं 40 जनों की, यहाँ पे भी कर रहे हैं, 3 सेंटर भी मैक्स के चला रहे हैं, फ्लाई रेंट के लिए भी कोई होगा और इमेजिंग सेंटर में भी लोग होंगे। तो पहली चीज कि भाई आप इनको जो डिफरेंट पर्सन्स आ रहे हैं, आप उनको तो आज के टाइम में जब इतनी बड़ी टीम है तो मेरे ख्याल से तो आप हर किसी से मिलते भी नहीं होंगे, मैनेजर रखे होंगे अलग अलग फील्ड के जिनको मिलते हैं। तो जो एक एज अ लीडर के लिए जो है कि भाई इन सारी बड़ी टीम को, लेट सपोज कि आपके पास 150 पीपल की टीम है एंड उसको आप एक ही गोल के लिए कैसे अलाइन करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये 4 वर्टिकल बिजनेसेस हैं और इन चारों वर्टिकल बिजनेसेस को हम एज ए सेपरेट बिजनेस यूनिट ट्रीट करते हैं। अगर हम चारों को मिक्सअप करेंगे तो ग्रोथ नहीं आएगी। और उनकी अपनी इंडिविजुअल टीम्स हैं, टीम मैनेजर्स, और सबकी अपनी प्रोसेसेस है और सबके इंडिविजुअल ऑडिट्स होते हैं, और सबकी डेली मीटिंग्स होती हैं और उनके टाइम्स फिक्स है। क्लिनिकल्स के हमने कोऑर्डिनेटर्स, सेंटर कोऑर्डिनेटर्स बना रखे हैं, सेंटर इंचार्ज बना रखे हैं। इमेजिंग का जो बिजनेस है इज हैंडल्ड बाय वन ऑफ द की इन्वेस्टर्स हु हैज स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट इमेजिंग, जो खुद मैक्सिमोफेशियल इमेजिंग का मास्टर। तो उसकी टीम उसको रिपोर्ट करती है और उसके HR मैनेजमेंट उसकी HR हेड करती है। सिमिलरली लैब के इंटरनल ऑपरेशंस और एक्सटर्नल ऑपरेशन दोनों मैनेजर्स अलग, मार्केटिंग मैनेजर अलग है। सारी प्रोसेसेस बैठ के डिसाइड की जाती है इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एम्प्लॉयज आज के टाइम में एज पर मिनिमम वेजेस decided by दिल्ली गवर्नमेंट is very mandatory। डेंटिस्ट्री में कंसेप्ट नहीं है। डेंटिस्ट्री में कंसेप्ट है कम से कम अमाउंट पे क्लिनिशियन को हायर किया जाए, कम से कम अमाउंट पे RCT मेरी किया जाए, और ये फैक्ट है। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं ये बोलना चाहूँगा, जब भी कोई नया क्लिनिशियन मेरे पास आता है जॉब के लिए, तो मैं उसको एक ही चीज़ बोलता हूँ, आई कांट अफोर्ड इट। और उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि यू आर प्राइसलेस, आई कैन नॉट ड्रैग यू विद कि आई कैन पे यू 50,000 60,000 बिकॉज आई डोंट नो हिज वर्थ, ही मे बी वर्थ बिलियंस। तो उसके पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए उसको ये बोलना पड़ता है, भैया यू आर प्राइसलेस फॉर अस, यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वर्क मी। दो ऑन द अदर साइड, प्लीज डोंट create competition for yourself within 5 kilometer or 7 kilometer radius if they are working as a freelance consultant or as a self-employed or a visiting consultant with us. If they are full-time consultant with us, definitely they demand a certain pay scale, so we give them a fixed salary plus revenue growth on the basis of percentage. तो जब हम उनको ये बोलते हैं कि यार you have to earn for yourself, they struggle and they prove their point कि यहाँ मेरे को जो है ना अपने आप को जस्टिफाई करना है, या मेरे को इंस्टीट्यूशन पैसा नहीं दे रही है, मैं अपने लिए कमा रहा हूँ। और यही रीजन है जो मैंने शुरू में बोला था कि पिछले 25 साल में कोई भी कंसल्टेंट हमें छोड़ के नहीं गया, क्योंकि उसकी ग्रोथ ही नहीं रुकी। उसकी ग्रोथ ट्रिमेंडस है। ही इज फ्री टू वर्क इन एनी ऑफ द सेंटर्स। वो कहता है कि मेरे को आपके सागे वाले सेंटर में चाहे मैं अशोक विहार रखा हूँ, तुझे जाना जा, यू आर लूजिंग टाइम ऑन द रोड, इट इज योर टाइम। या वो किसी एक क्लिनिक को जाता है, दूसरी क्लिनिक को जाता है, फिर मैक्स आके जाके परफॉर्म करता है, वो उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, बट वह परफॉर्म कर रहा है। तो हम उसकी ग्रोथ को नहीं रेस्ट्रिक्ट करते, हम उसकी ग्रोथ को लिमिट नहीं करते कि भाई तुझे किसी और XYZ क्लिनिक के साथ काम करना। हाँ, डेफिनेटली हम ये कोशिश करते हैं कि तू जिस सेंटर में डेडिकेटेड है उसके 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर रेडियस में एक पैरेलल प्रैक्टिस में ना जा, जिससे कि तेरा अपना इंटरेस्ट डायलूट था कि भाई डॉक्टर अजय शर्मा का ये कंसल्टेंट इधर भी अवेलेबल है और वो इधर भी, उसमें उसकी भी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट होगी, हमारी भी ग्रोथ। वी एंड दे अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड दे आर वेल पेड। तो व्हेन दे आर वेल पेड एज अ शेयर
plus salary, they feel secure. They don't want to leave you because they all are growing in this situation. तो सर अगर आपके पास आपने हायर करना है somebody एज अ डॉक्टर, ठीक है, लेट सपोज आप एक ऐसा एक बीडीएस हायर करना चाहते हैं, और उसके अंदर क्या 3 क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हिसाब से आपकी टीम में शामिल होने के लिए? देखिए, एक तो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, जो मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एवेल्युएट करता हूँ. जब मेरे रूम में कोई भी आता है इंटरव्यू के लिए, तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को ना कुछ एक ना मेरी सिक्स सेंस काम करती है कि ये बंदा प्रोडक्टिव है, या ये बंदे में एक लर्निंग, ही मे नॉट बी वेरी प्रेजेंटेबल. तो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं हो कि मतलब बिल्कुल ही है वो, ठीक है. उसके क्लिनिकल स्किल्स इतने होने चाहिए, डेफिनेटली विद टाइम रिफाइन होंगे ही होंगे. एक तो वो सिंसियर होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, और प्रोग्रेसिव होना चाहिए. ये 3 चीजें बहुत जरूरी है. सिंसियर की वो सिंसियर होना चाहिए कि मैं 9 बजे आऊंगा, 7 बजे आऊंगा, ठीक है. कमिटेड होना चाहिए कि मेरा प्रोफेशन है, ये मेरे पेशेंट है, मेरी इनकी तरफ आंसरेबिलिटी है. और प्रोग्रेसिव होना चाहिए कि भाई मेरे को आज मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नया आने लगे. ये 3 क्वालिटीज बहुत जरूरी है किसी भी क्लिनिशियन के लिए सक्सेसफुल होने के लिए, जो मेरे अंदर भी है, जो मैं सोचता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. और कोई इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप उनसे ये एक्सपेक्ट करो. बीइंग अ टीम लीडर, और इसका एग्जांपल ये है कि आज भी मैं 9 बजे सेंटर में अपने पहुंच जाता हूँ. शायद मेरे एसोसिएट मेरे से 5 मिनट या 10 मिनट बाद आते हैं, और उनको पता होता है डॉक्टर अच्छे सेंटर में होंगे. तो उनको एक फियर ऑफ, आप कह लो माई प्रेजेंट कह लो, या मेरी उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉक्टर अजय विल बी देयर एंड ही कैन ही विल बी देयर बिफोर इफ वी आर नॉट देयर. तो इनफैक्ट सरप्राइजिंगली आई विजिट सम सेंटर जहां मेरी ओपीडी नहीं थी, एंड आई डू इट लॉट मेनी टाइम्स, एंड आई विल गो देयर एंड सिट इन द चैम्बर एंड दे विल गेट अ शॉक ऑफ देयर लाइफ, यार आज डॉक्टर जी कैसे बैठे. तो जस्ट टू चेक वेदर they are sincere, punctual and committed or not. So this is very important to run any show, and I will request my fellow colleagues, अगर आप क्लिनिक खोल के प्लीज बैठो. जरूरी नहीं है पेशेंट सुबह 9 बजे से 7 बजे तक लाइन लगा के खड़े. पेशेंट में कम एट 5 to 7, आपका 7 बजे प्रैक्टिस बंद करने का टाइम है, पेशेंट आ सकता है, बट आपकी वो कमिटमेंट होनी चाहिए. ये नहीं कि आप पेशेंट आए तो रिसेप्शनिस्ट को बोल दो फोन कर देने, मैं आ जाऊंगा. दैट टाइप ऑफ प्रैक्टिस विल नेवर वर्क. यू हैव टू बी देयर. सर के इतने सारे बिजनेस हैं, एंड मेरे भी कई सारी चीजें मैंने भी टांग फंसा रखी है, एंड आई स्ट्रगल कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता. वंस आई एंटर्ड माय क्लिनिक, तो मैं उसमें डेली हर्डल्स में घुस जाता हूँ, एंड मुझे नहीं पता लगता कब शाम हो गई, एंड समटाइम्स कुछ इंपॉर्टेंट वर्क उसमें छूट जाता है. तो कुछ टाइम मैनेजमेंट पे सर आप बताना चाहेंगे कि हाउ एनी पर्सन कैन मैनेज टाइम? ये एक दिन में है तो 24 घंटे ना. हाँ. अब आपने 8 घंटे सोना भी है, और 4 घंटे फैमिली के भी हैं, और बचते हैं अब आपके बाकी 12 घंटे. उस 12 घंटे में सुबह 8 बजे से 8 बजे तक यू कैन बी प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ और क्लिनिकल लाइफ और एडमिनिस्ट्रेटिव. तो आपकी कमिटमेंट वो 12 घंटे. तो जब तक आप वो वर्क बैलेंस नहीं रखोगे, आप नहीं बढ़ पाओगे. अगर आप ये सोचो कि मैं सुबह 8 बजे क्लिनिक खोलूंगा और रात के 11 बजे तक काम करूंगा, पर्पस इज डिफीटेड. you'll फेल मिजरेबली इन टर्म्स. आप पैसा जरूर कमा लोगे, बट यू लूज ऑन हेल्थ एंड फ्रेंड्स. तो यू हैव टू डिसाइड कि वो बैलेंस कैसे रखना, वो बहुत जरूरी है. टाइम मैनेजमेंट इन. आज भी सुबह 6 बजे हम लोग उठते हैं, वी गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, एंड 8:50, 8:30 आई लीव माई हाउस, एंड 9:15 आई एम इन माई whichever center I am committed for that day, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ. उसके बाद मेरी मीटिंग शेड्यूल होती है. मैं अपना डेली प्लानर, मेरी एक आदत है, मैं अपने प्लान में डालता हूँ. कोई अगर इमरजेंट इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करता हूँ, ऑनलाइन करता हूँ. डेफिनेटली मेरी एक और आदत है कि मैं एक डायरी कैरी करता हूँ. उसमें मैं नोट करता हूँ कि मेरे ये काम पेंडिंग है, कि मेरे को आज ये काम करने हैं. अगर वो पेंडिंग काम को करने के बाद आई स्ट्राइक देम ऑफ. कुछ काम ऐसे होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, अब मेरी कोशिश होती है वो नेक्स्ट 24 आवर्स में मैं उनको कंप्लीट. So time management is definitely an art which you learn over a period of time. तो आपको ग्रूम करना पड़ेगा, सीख के कोई नहीं आता है. You have to learn with time. तो सर ने एक और सक्सेसफुल ट्रेड बताया कि मेंटेनिंग डायरी, जो मेरे दिमाग में चलता रहता है. मैं कभी करा नहीं, कभी डायरी, फिर घर ही भूल गया, कभी क्लिनिक ही भूल गया. तो You can carry digital planner. आप डिजिटल प्लानर भी रख सकते हो. आज तो AI is. सर ने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि शायद एक मेरे लिए एक वो है कि भाई ये एक लर्निंग कर्व है, शायद मैं उसको जरूर फॉलो करना पड़ूंगा, लेकिन आपको भी करना चाहिए कि आपके कौन से पेशेंट स्केड्यूल्ड हैं, कौन से टास्क हैं, चाहे वो फैमिली के हैं, चाहे बच्चों के हैं, और हर चीज के लिए हैं.
सर से मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सपोज यू गिव अ टास्क टू सम पर्सन एंड ये अपनी टीम को दिया आपने कि ये काम करो, एंड आप उसके लिए टाइम फ्रेम भी दे दिया, अब उसने नहीं किया, सो हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्या देखोगे उसके अंदर? डॉक्टर रोहित, मैं ना एक परफेक्शनिस्ट हूँ। जब मैं अपने आप से मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, तो जब मैं किसी को कोई टास्क देता हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन उससे वही होती है जो मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मेरी टॉलरेंस थोड़ी सी पुअर है इसमें, तो उस टाइम पे डॉक्टर सीमा कई बार इंटरवीन करती हैं कि बिकॉज वो मेरे को समझाती है कि आपका कैलिबर और आपकी स्ट्रेटजीज और आपकी प्लानिंग और आपकी क्षमता और आपकी एफिशिएंसी वो उसमें वहाँ पे नहीं नहीं हो हो सकती, उसको भी टाइम लगेगा। तो मेरी कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो मुझे समझाते हैं ये जो आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है प्लीज इसको कंट्रोल करो आप। और भाई इतना एग्रेसिव होके गिव सम मोर टाइम, कि वो एफर्ट कर रहा है, थोड़ा सा समय दो और उसको कामली हैंडल करो, थिंग्स विल वर्क। ऐसा नहीं है, उसका भी लर्निंग फेज है, गिव हिम सम टाइम। तो ये भी बेस्ट जोड़ी हुई ना, एक गर्म है एक ठंडा है, एक ने डांट दिया और एक ने थोड़ा प्यार कर दिया। जनरली तो ये हमेशा रहता है। ये होता अगर आप हमारे हर स्टाफ से पूछो तो ये सामने भी खड़े हैं तो ये भी यही बोलेंगे। तो अब कल का ही एक इंसिडेंस है, एक प्रोडक्ट प्रोक्योर होना था फ्लाइडेंट में, और उसकी तो जो रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी जो प्रोक्योरमेंट करती है लड़की, तो उसको हमने बोला कि भाई तूने किस कोटेशंस को प्लीज मेरे साथ शेयर करो। उसने कोटेशन शेयर की मेरे साथ, तो आई बिकेम वेरी रेस्टलेस। मैंने कहा यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द कोटेशन, जबकि आपको पता है कि पिछली कोटेशंस क्या आती है और आपने उससे हायर कोटेशंस ली हुई हैं। देन आई कॉल्ड हर इन माय रूम एंड आई लाइक, बल्कि आपको यही नहीं पता कि आपने पिछली कोटेशंस क्या थी, डिड यू सी द लास्ट कोटेशन? नो, देन हाउ कैन यू हैंडल न्यू कोटेशंस? तो उस समय डॉक्टर सीमा ने इंटरवीन किया, गिव हर सम टाइम, लेट हर हैंडल इट, शी इज न्यू, शी इज नॉट न्यू, शी इज 3 years old in this field. So these things happen every day and she is the one who controls things. बेसिकली देखो, आपको चीज़ों को थोड़ा सा वो स्टाफ को भी उस तरीके से लेके चलना पड़ता है। सो आई फील कि कई बार क्या होता है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आई एम द वन हु ट्राइज टू बैलेंस थिंग्स एंड कि वो स्मूथ लाइन हो जाए। थोड़ा भाई बच्चे हैं, लर्निंग फेज है, तो चीज़ें मतलब बैलेंस करके Even out चलने हो वाली, जाती। वही वाली बात है। So as you said, it's a good जोड़ी. So this is the reason we are getting along well. And एक ठंडा एक गर्म है, तो things are pleasant and smooth. शायद भगवान ने इसलिए वो 5 mm कोरजेट बढ़ाया था। तो सर आप डेलीगेशन का आपका क्या सीक्वेंस रहता है, मतलब कि हाउ यू डेलीगेट अ वर्क टू टीम? देखिए हमारे ना प्रोसेसेस बड़े क्लियर हैं, जिसका जो स्पेशलाइजेशन है, जिसका जो फोर्ट है, वो उसी को हैंडल करता नहीं मतलब कि तो फिर आप उसको राइट डाउन करोगे, कहीं टाइम बाउंड करोगे, वो कब कैसे आपको रिपोर्ट करेगा, किस टाइम पे रिपोर्ट करेगा, कब आपकी फायर, मतलब कि आई कॉल अ बिजनेस पर्सन एज अ कि भी वो फायर फाइटिंग पर्सन है, कि भी उसको जहां पे भी फायर होगी उसको आना पड़ेगा। देखिए हर चीज का एक टर्न अराउंड टाइम तो है ही ना, एक उसकी टाइमलाइन तो है ही तो ना। डू यू फॉलो एनी डिजिटल ऐप और कि जहाँ पे आप ये सब रिकॉर्ड करते हो, या सब कुछ माइंड में रहता है, डिफरेंट होता है? डेफिनेटली, एज आई सेड कि चारों हमारे बिजनेसेस वर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनकी मीटिंग्स तो होती हैं और उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बट इट्स नॉट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एज आई सेड। ओके, इट इज ऑल कमिटमेंट टू इन टर्म्स ऑफ यू नो बाय द मैनेजर्स। वो उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आपने मॉनिटर करना है, आपने मैनेज करना है, एंड दे टेक डाउन देयर नोट्स इन ऑल द मीटिंग। जो हमारी डेली क्लोजर मीटिंग्स होती हैं, जैसे लैब की क्लोजर मीटिंग 6:30 बजे बट डॉक्टर साहब को गुस्सा आता है, फिर खूब जोर से होता है। और इमेजिंग की क्लोजर मीटिंग हमारी 7 साढ़े 7 बजे के करीब होती है। और फोकस तो डेफिनेटली इज एन ओपन प्लेटफॉर्म, तो क्योंकि इट्स अ क्लिनिकल थिंग, तो उनकी डेली रिपोर्ट्स आती हैं कि किस सेंटर में क्या क्या काम किया, कौन से कंसल्टेंट्स। अब प्रोसेसेस आर वेरी क्लियर, यू हैव टू सेंड एन ईमेल इफ यू आर गोइंग ऑन अ लीव, हु इज बैकिंग अप एज अ कंसल्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे ऑफिशियली सेंड अस मेल। तो ऐसे नहीं है कि सब कुछ हैंकी पैंकी, एवरीथिंग इज वेरी प्रोसेस बेस्ड। चाहे वो क्लिनिकल है, क्लिनिकल की अपनी प्रोसेसेस हैं, सप्लाई चेन की अपनी प्रोसेसेस हैं, कि ये हमने प्रोक्योर किया, उसको सिस्टम में डालना, टैली में डालना, ये परचेज प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, इतना स्टॉक इन हैंड है, तो एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड। सो थिंग्स आर प्रोसेस बेस्ड। और जिस फील्ड में है, अब लैब के अपने, नाउ वी आर गोइंग इन लैब फॉर द NABL,
NABL is very important for all the labs. We have taken all the licenses for the lab, but now we want to make it NABL. जैसे NABH हमारा, ऐसे NABL for the labs. जैसे बाकी पैथोलॉजी लैब Pathology labs, and we are trying our level best कि वो हम करें. Within a year we'll try to go for NABL. और उसके लिए जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें सर्टिफाइड डेंटल टेक्नीशियंस की बहुत रिक्वायरमेंट है, जो कि नहीं बहुत बड़ी कमी है. वो अजीब सा सर्टिफिकेट होता है जो Dental technicians का। जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। कोई वैल्यू नहीं है, छोटे छोटे उनकी भी गलती नहीं है. हाँ, वो उन्हें बेचारे पता ही नहीं बच्चे है। उनको पता ही नहीं है कि दे नीड अ प्रॉपर 3 years ट्रेनिंग टू बी अ डेंटल मैकेनिक, टू सर्टिफाइड मास्टर डेंटल टेक्नीशियन जो कि हम बोलते हैं. कुछ क्राफ्टमैन का लेके आते हैं। It's all you know. अभी भी I'm sorry to say again very important thing. फिर आप कहोगे कि you're always a leader. I have made one lab association, IDLA करके, Indian Dental Lab Association, और उसमें we have 100 labs associated in Delhi NCR, which is a new thing which we have started last year. And मैंने इसमें एक चीज अच्छी करी कि मैंने कहा कि मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए. I want to be one of the just a backbencher again to monitor. We have made the president and a secretary from the lab side. So I don't want to impose कि उनको ये नहीं लगे कि ये क्लिनिशियन है और ये आके लैब एसोसिएशन पे दादागिरी कर रहा है. तो पहली चीज जब हमने ये शुरू की तो हमने ये उनको बोला कि भाई आई विल बी अ बैक बेंचर बिकॉज दिस इज अ लैब थिंग. यू बी द लीडर, you choose the people of your executive, but we will be there in terms of making it more systematic, और clinical side से उनको support मिलता रहे. तो this was again main reason of doing in north, क्योंकि south में अच्छी labs हैं, west में अच्छी labs हैं, north में अभी भी labs missing है, और ये काम कर रहा है. We have started talking to 3 Shapes, we have started talking to ExoCAD, ExoPlan, and so many Vita, कि भाई आप आके इनको ट्रेनिंग दो, इनकी सर्टिफिकेशन करो, हाउ टू डू लेयरिंग, हाउ टू डू शेड सिलेक्शन. सो इट्स अनदर न्यू वेंचर व्हिच वी हैव गॉट इनटू लास्ट ईयर, एंड आई पुश फॉर इट, आई रियली पुश फॉर इट कि ये दिस इज द नीड ऑफ द टाइम. सर वैसे तो सारी बातें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और मेरा मन करता है कि मैं पूरे दिन नहीं सुनता रहूं आपसे. एक जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई जब आप इतनी टीम मैनेज कर रहे हैं, कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता होगा कि भाई आप डेली सो आप फिर उसको कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि अगर आपने उसका ओपिनियन नहीं सुना तो वो भी नाराज होकर बैठ जाएगा. नहीं डिफरेंस ओपिनियन हम दोनों के बीच में, शी इज द बॉस. नहीं What she says is final. क्रिस्टल क्लियर. देखिए कई बार क्या होता है, आपकी जो आपके प्रोफेशनल कोलीग्स हैं उनके इनपुट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. तो यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स एंड यू हैव टू इम्बाइब इट इन अ पॉजिटिव वे, एंड इट हैज वर्कड नॉट वंस, hundreds of times. So they are the part of your family, so you have to listen to them. So डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, तुम आप सारे हो तो अल्टीमेटली आप प्रोफेशनल कोलीग्स ही ना, और आना भी चाहिए. अगर ओपिनियन सबकी सेम है तो फिर इतनी बड़ी टीम की जरूरत नहीं है. तो लास्ट में अब अपने एंड पे चलते हैं. आपका एक बिजनेस मैंने अभी तक नहीं डिस्कस किया, दैट इज अवर इमेजिंग सेंटर, कि इसके बारे में भी आप बता दीजिए कि कब कैसे स्टार्ट हुआ, व्हाट्स द विजन, एंड अभी आप किस लेवल पे हैं? 2018 में हमने डेंटल इमेजिंग सेंटर शुरू किया, और इसमें 3 की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं. वन ऑफ देम इज अ मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर माधव नागपाल, एंड सेकेंड वन इज माई सेल्फ, एंड थर्ड वन इज डॉक्टर जी के गुप्ता. तो हमने ये बिजनेस शुरू किया इन 2018 क्योंकि हमें लगता था कि जो रिपोर्टिंग नॉर्मल रेडियोलॉजी सेंटर से होती है वो एट पार नहीं होती. इट इज अ डेफिशिएंट रिपोर्टिंग, और ये फैक्ट भी है कि वो रिपोर्टिंग जिस तरीके की करते थे वो मतलब बहुत ही बेसिक रिपोर्टिंग थी, जो एक डेंटिस्ट या मैं मंगानी छोड़ दी. तो इम्प्लांटोलॉजिस्ट एक्सपेक्ट करता है, या एंडोडोंटिस्ट एक्सपेक्ट करता है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है. तो उस समय दिमाग में आया यार क्यों ना हम अपने स्टैंड अलोन मैक्सिलोफेशियल डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोलें और उसको हम पॉपुलर करें. तो पहला वेंचर हमने शुरू किया प्रीत विहार में, जी ब्लॉक में. देन वी रियलाइज्ड एंड वी स्टार्टेड डूइंग गुड, एंड आफ्टर 1 year, और मैंने ये रियलाइज किया कि 3 साल किसी भी मैक्सिलोफेशियल डायग्नोस्टिक सेंटर्स को ब्रेक इवन होने में लगते हैं. तो 3 साल तक हमने कुछ नहीं किया. पहला एक खोला, उसके बाद हमने दूसरा नोएडा में खोला, फिर तीसरा हमने ग्रेटर नोएडा में खोला, फिर चौथा हमने विवेक विहार में खोला, फिर हमने जीके में खोला, और अब हम वी आर नाउ नॉट स्टॉपिंग. और हमारा टारगेट है कि एवरी क्वार्टर वील ओपन 3 मैक्सिलोफेशियल डायग्नोस्टिक सेंटर्स इन दिल्ली एनसीआर, और अब हमारा टारगेट है कि ऑलमोस्ट 100 इन कमिंग 3 years वी विल ओपन. एंड टचवुड उसमें बड़े सारे हिंड्रेंसेस भी आए इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग
लैंड, एक्वायरिंग दी ऑफिसेज, बिकॉज इसके लिए 250, 300, 400 स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती है. मेन इन्वेस्टमेंट इज द इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट एंड द इंटीरियर्स एंड द मार्केटिंग टीम. तो जो है रिपोर्टिंग, डेफिनेटली वी हैव अ टेलीरेडियोलॉजी सेंटर ऑल्सो, प्लस वी हैव डेडिकेटेड टीम ऑफ 4-5 मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजी जो रिपोर्टिंग करते हैं, विच इज हेडेड बाय डॉक्टर माधव नागपाल. तो उसमें मेन चैलेंज हमारा क्या आ रहा था कि हमें लॉन्ग लीज पे जो सेंटर्स चाहिए थे वो इजीली नहीं मिलते थे. शुरू में भी बर्न्ट आवर फिंगर्स. हमने जैसे प्रीतविहार वाला सेंटर लिया और वहां से प्रॉब्लम ये आई कि 3 साल बाद जो लैंडलॉर्ड था, ही सेड कि प्लीज एग्जिट. तो we exited and we had to buy new real estate. Similarly, Vivek Vihar, we had to exit and we had to buy the real estate center. Greater Kailash, we had to exit, we have to buy the real estate center. But luckily, because the strength was there in terms of revenue and the model was very good, we could purchase through 3 real estate centers in last 2 years. So that says the success of the venture. And I'm sure all the centers are break even today. There is no debt on the company, and the balance sheet has been shared with the investors, and very soon we'll have a very good news about rolling out an SME IPO of this venture, and I'm sure it'll be a big thing for the entire dental fraternity, for each one of us, and it will be a game changer in the field of AI, radiology, dentistry in total. श्योर सर. मैं अभी प्रे करूंगा और आपसे अपडेट भी लेता रहता हूँ कि ऐसा ही हो, क्योंकि ऐसा ही कुछ पॉडकास्ट हमने डेंटल काट वालों के साथ किया था और कुछ दिन बाद ही न्यूज आती है कि वो उनका भी आईपीओ. विकास इज माय जूनियर. विकास अग्रवाल इज माय जूनियर फ्रॉम मौलाना आजाद. जब वो अपना डेंटल कार्ड का आईपीओ लाया, एंड फनी साइड, आई ऑलवेज टोल्ड हिम, विकास यू नेवर आस्क्ड मी बिफोर टेकिंग आउट योर आईपीओ. ही इज अ स्मार्ट गाय एंड अ वेरी shrewd investor. Both the brothers, I know Sandeep and Vikas, they're very shrewd investor and they have struggled really well in life, and I really feel proud about both of them, and they have done good for everybody. वो भी एक इंस्पिरेशनल है उनकी जर्नी, कि भी वो कैसे उन्होंने एक मौलाना आजाद के सामने छोटी सी दुकान थी, नाउ इट्स अ बिग 1,000 करोड़ कंपनी है. ये बहुत बड़ी. Absolutely. तो सर, ओवर टू यू. आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हमने सर से पूछे, मैम से पूछे, एंड सर ने वो कदम भी बाकी से एक हर बात का आंसर दिया, एंड क्रिस्टल क्लियर थिंग्स. मतलब ऐसा लगा नहीं कहीं घुमा के कान पकड़ा, बस सीधा ही बोला डायरेक्टली. सो थैंक्स टू सर. बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये बात फैक्ट है कि अगर आपके साथ बैठे रहे तो बहुत लंबा ही चलने वाला है. और मैम जैसे कि उन्होंने बताया, इट्स ऑलवेज सपोर्टिव, और जो एज ए यंग फेलो डेंटिस्टों के लिए भी मैम ने एक बहुत अच्छा चीज़ बोली है कि अपनी लाइफ, अपने करियर को अपने बैलेंस करना है और कैसे करना है. स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, कमिंग फ्रॉम द बिजनेस फैमिली एंड टेकिंग टू दिस ऑल थिंग्स टू अ नेक्स्ट लेवल. ये एक पार्ट है. फर्स्ट जनरेशन डेंटिस्ट, मैं खुद फर्स्ट जनरेशन, रोहित फर्स्ट जनरेशन डेंटिस्ट है, तो वी हैव सीन द स्ट्रगल. तो हम सबने स्ट्रगल किया है, एंड नेवर, मतलब सर की बातों से ये समझ में आया है कि अपनी होप को नहीं छोड़ना है. कीप लर्निंग और एंड कीप अर्निंग. ये सर ने एक नया मोटो दिया है. एक और मेरा मैसेज था, लर्न ऑन मासेस एंड अर्न फ्रॉम क्लासेस. तो चलिए फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, एंड क्वाइट इंस्पिरेशनल. मेरे को तो लगता है कि पूरी किताब लिखनी चाहिए सर के ऊपर. और भी बातें चुराते रहेंगे, इतनी सारी ग्रास्प नहीं कर पाएंगे. अब मेरे को 4-5 बातें मिल गई हैं जो जाके इम्प्लीमेंट करनी है, और फिर मिलेंगे सर के साथ. सर की AOI आने वाली है, उसी में मिलेंगे. थैंक यू. और ज्वाइन करने के लिए सर से डिस्काउंट भी मांगता हूँ. अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना. थैंक यू.